जैसे आपका मैनेजर जो होता है वो अपनी टीम को ऑर्केस्ट्रेट करता है ना, मतलब मैनेज करता है, यू कैन से। ये लेकिन टेक्निकल वर्ड है ऑर्केस्ट्रेशन। वो ऐसे मतलब रियल लाइफ में आप उसको नहीं बोल सकते कि मेरा मैनेजर ऑर्केस्ट्रेट करता है, बट जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक जो टीम लीड होता है या फिर कोई मैनेजर होता है तो वो एवरीथिंग प्रोवाइड कराता है ना, अपने बेस उसमें नेटवर्किंग उस और जो भी सर्विसेज हैं वो सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए उसको ऑर्केस्ट्रेशन बोला जाता है। या आप मैनेज भी बोल सकते हो सिंपल समझने के लिए, कि कुबरनेटिस सारे कंटेनर्स को मैनेज करता है, डॉकर कंटेनर्स। वो जब हम जाएंगे वहाँ पे फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो मैनेज करता है बेसिकली। फिर हम लॉगिंग पे जाएंगे, लॉगिंग सीखेंगे कि लॉगिंग टूल क्या होती है और लॉगिंग की क्या ज़रूरत होती है हमें। बेसिकली लॉगिंग इसलिए हमें यूज़ करना पड़ता है क्योंकि अगर मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो, कोई भी डिपेंडेंट टीम होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि डेवऑप्स ही हो, कोई भी डिपेंडेंट टीम, अगर कोई स्टोरेज में काम कर रहा है, कोई नेटवर्किंग में कर रहा है, तो उसकी टीम में कोई बंदा है ना, कोई डिपेंडेंसी होती है दूसरे टीम वालों की उसके ऊपर में। तो बार बार आपको पोक करता है कि यार वो मतलब सर्विस नहीं चल रही है, वो सिस्टम नहीं चल रहा है, तो उसके लॉग्स निकाल के दो। अगर छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इट्स ईजी, हम निकालते हैं लॉग्स और एक दो मशीन को और पकड़ा देते हैं। लेकिन अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, मान लो 1000 100 सर्वर्स ऐसे करके हैं या 50 सर्वर भी हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन काइंड ऑफ है कि यहाँ से लॉग निकालना है, 5 6 जगह से लॉग्स निकाल के देना है ना, तो हर एक बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लॉग्स निकाल के डिलीवर करते रहोगे, नहीं तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो इस तरह के सिचुएशंस को कि मतलब अब और आप एक काम वो भी नहीं कर सकते हो कि आप किसी को रूट एक्सेस दे दो ताकि वो वार लॉग के अंदर से लॉग निकाल पाए, है ना। तो उस तरह के सिचुएशंस को डील करने के लिए आप क्या करते हो कि कोई टूल इस्तेमाल करते हो जो क्या करेगा आपके लिए कि ब्राउज़र के ऊपर में लॉग्स दिखाएगा, है ना? उस मशीन से लॉग्स गैदर करेगा और ब्राउज़र के ऊपर में उसको दिखाएगा, ताकि कोई भी जो बंदा होगा दूसरी टीम का उसको वो देख पाए, बेसिकली अपनी सर्च क्वेरी लगा के सर्च कर पाए कि किस तरह का लॉग्स वो देखना चाहता है, ये सारी चीज़ें वो कर पाए। तो ये जो बेसिकली ई एल के और ई एफ के ये टूल हैं जो कि वो काम कर देते हैं आपके लिए। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे जब हम लॉगिंग में जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे मॉनिटरिंग। तो लॉगिंग और मॉनिटरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि अगर कोई सर्विस मतलब कोई सिस्टम है ना, और उसमें कोई सर्विस चल रही है, तो सर्विस का जैसे कितना रिसोर्स उसने कंज्यूम किया है सर्विस, मान लो कितना रैम यूज़ कर रहा है जब वो चल रहा है, कोई जावा एप्लीकेशन है, वो स्टार्ट हुआ और स्टॉप हुआ, तो कितना एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन कितना रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही है मशीन पे एट द रन टाइम, है ना। और उसका परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर भी करते हो कि मतलब चल रहा है या नहीं चल रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब बहुत बड़ा एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा, तो हम हर एक बार जाके देखना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उस पर लोड क्या है, मेमोरी क्या है, कितना कंज्यूम कर रहा है, हैंग हुआ बैठा है, क्या हुआ है। ये सब चीज़ें आप हर एक बार अंदर घुस के सिस्टम पे नहीं देख सकते। और नहीं तो फिर आपकी टीम को क्या करना होगा कि एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा लाना होगा जो कि आपके लिए अलग से काम करेगा, आप वो मॉनिटर करेगा, है ना। तो बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर ऑल द सर्विसेज मैनुअली, है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम कोई ना कोई मॉनिटरिंग टूल यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो मॉनिटरिंग टूल्स हैं वो प्रोमीथियस और ग्राफाना है। बेसिकली प्रोमीथियस एक काइंड ऑफ डाटा स्टोर है जहाँ पर कि डाटा स्टोर होता है, जैसे कि कोई भी डाटाबेस होता है उसी तरह ये भी डाटा स्टोर करता है। और ग्राफाना एक वो है डैशबोर्ड, जैसे आप जो चीज़ ब्राउज़र पे देखते हो ना, तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में देखने के लिए हम ग्राफाना डैशबोर्ड का यूज़ करते हैं। ई एस है इलास्टिक सर्च, जो क्या करेगा कि डाटा लेके आके, ये भी एक तरह का स्टोर है, डाटा स्टोर, ई एस और प्रोमीथियस। अब प्रोमीथियस डाटा लाएगा कहाँ से, कौन देगा डाटा प्रोमीथियस को स्टोर करने के लिए। तो प्रोमीथियस में डाटा जो स्टोर होगा वो उसका अपना एक्सपोर्टर होता है जो उसको लेके देता है डाटा कि हाँ ये डाटा मैंने फाइंड आउट किया है, तुम इस डाटा को स्टोर करो, और वो डाटा उसके ऊपर फिर ग्राफाना डैशबोर्ड के थ्रू दिखा सकते हैं हम लोग। तो ये चीज़ हम बेसिक उसका कॉन्फ़िगरेशंस और एक दो उसमें डेमो करेंगे जब हम मॉनिटरिंग में जाएंगे।
फिर सबसे एंड में हम पढ़ेंगे टेराफॉर्म और एंसिबल। यह हम तब पढ़ेंगे जबकि हमने सारा कुछ ऊपर का डिस्कस कर लिया होगा। तो टेराफॉर्म बेसिकली हमें पता है, जैसे क्लाउड फॉर्मेशंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग टूल, सिमिलरली टेराफॉर्म भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग टूल है। बट क्लाउड फॉर्मेशन एक क्लाउड स्पेसिफिक टूल है ना, वो AWS का अपना टूल है। तो ये आप क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू आप गूगल में, GCP में आप रिसोर्सेज प्रोविज़न नहीं कर सकते हो, आप एज़्योर में रिसोर्सेज प्रोविज़न नहीं कर सकते हो। लेकिन टेराफॉर्म जो है वो हैसीकॉर्प एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टूल है, और वो ओपन सोर्स टूल है टेराफॉर्म। इसके थ्रू आप किसी भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में रिसोर्सेज प्रोविज़न कर सकते हो। तो यही मेन डिफरेंस है। हम यहाँ पे टेराफॉर्म का यूज़ करके प्रोविज़न करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर्स अपने AWS क्लाउड के ऊपर में। फिर एंसिबल बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स होते हैं उनका काम होता है कि इंस्टॉलेशन और उसको मैनेज करना। मतलब कि अगर मान लो आपके पास एक मशीन है और उसमें आपको जावा इंस्टॉल करना है, तो ये तो बहुत आसान है, हम जाएंगे या हम इंस्टॉल, या फिर अगर हमें कोई स्पेसिफिक वर्जन करनी है तो हम जावा की कोई स्पेसिफिक वर्जन उठाएंगे और इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास वो एक मशीन के बदले अगर हमारे पास 100 मशीन है, वहाँ पे जावा इंस्टॉल करनी, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि मतलब हर एक मशीन पे जा के इंस्टॉलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है 3-4 दिन लग जाए हमें 100 मशीन पे जावा इंस्टॉल करने में, है ना। क्योंकि बहुत सारे एरर्स आएंगे, फिर होम सेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह की मैनेजमेंट को करने के लिए, मतलब इतनी सारी मशीनों पे हम चाहते हैं कि एक ही साथ एक ही वर्जन ऑफ जावा और सब में एक ही वर्जन ऑफ होम डायरेक्टरी सेट हो जाए जावा की। तो उस तरह की एक्टिविटी करने के लिए आपको कोई ना कोई मैनेजमेंट टूल की यूज़ करनी पड़ती है, चाहे वो एंसिबल हो, चाहे पपेट हो, या फिर एक और है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, इनमें से कुछ। हाँ करेक्ट सर। बट वाई वी आर गोइंग टू लर्न एंसिबल ओनली, जस्ट बिकॉज कि जो पपेट और सेफ है दोनों, पहली तो ओपन सोर्स और पेड दोनों होती हैं, लाइसेंस वर्जन होती हैं। ठीक है, लाइसेंस वर्जन तो आपको एंसिबल में भी मिल जाएगा, लेकिन एंसिबल जो है वो क्लाइंट इंडिपेंडेंट है। क्लाइंट इंडिपेंडेंट होने का मतलब है क्या कि आपको 100 मशीनों पे कोई एजेंट इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप सेफ और पपेट यूज़ करने जाते हो तो आपको 100 मशीनों पे एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो क्लाइंट डिपेंडेंट हो गया। तो वहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी, है ना। तो ये थोड़ी सी मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एंसिबल थोड़ा सा ज़्यादा आसान है सीखना, क्योंकि ये टेराफॉर्म की तरह YML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे टेराफॉर्म YML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, उसी तरह एंसिबल भी YML को सपोर्ट करता है। तो YML एक बहुत आसान लैंग्वेज है, उसमें बस चीज़ों को लिस्ट डाउन कर दो कि क्या क्या चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है, और वो बेसिक कमांड्स और मॉड्यूल्स के साथ में एग्जीक्यूट कर देता है। तो हम लोग ये एंसिबल्स उस समय सीखेंगे। एंसिबल के थ्रू हम कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोविज़न किए रहेंगे उसके ऊपर। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर है या फिर कुछ कंटेंट आपको लग रहा है कि मिसिंग है, हमें वो भी कवर करना चाहिए, तो यू कैन आस्क मी नाउ। हाँ हाँ एंड देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि वो एजेंट और एजेंट लेस है ना। उसके बाद दूसरा डिफरेंस ये आप बोल सकते हो कि जो सेफ और पपेट है, ये ना मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो अगर मॉड्यूल स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि, अच्छा, ये बेसिकली ये एंसिबल को बनाया ही इसीलिए गया है। ये लिनक्स जो था, RHEL, जो अब ओरेकल का प्रोडक्ट हो गया है, तो ये उसको बनाया ही गया था कि SSH पोर्ट के ऊपर काम करे, एज ए SSH पोर्ट के ऊपर काम करे। तो ये जैसे SSH आप करते हो 22 पोर्ट के ऊपर में, तो ये 22 पोर्ट के ऊपर में ही काम करता है। तो बेसिकली ये लिनक्स का प्रोडक्ट है, उनका अपना प्रोडक्ट है लिनक्स का, RHEL का।
तो उन्होंने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया नहीं, उन्होंने बस इसको एक YML स्पेसिफिक टूल बना दिया जो कि किस पे काम करेगा। वो एक होस्ट फाइल होगी जिसमें कि आप लिस्ट कर दोगे सारी मशीनों को, एंड ही कैन रीड द होस्ट एंट्रीज फ्रॉम दैट होस्ट फाइल एंड ही कैन इंस्टॉल इट। और कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे? मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया था कि आपको क्या आना ही चाहिए अगर इफ यू आर planning to start or we are going to work on as a DevOps engineer, तो अपने को कितना पता होना चाहिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट है ही नहीं, बहुत छोटी ही लिस्ट है ना। लिनक्स बेसिक्स आना चाहिए हमें। वो हमें इसलिए आना चाहिए क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इसका बहुत यूज़ करेंगे, है ना। तो किस तरह की चीज़ें हमें आनी चाहिए एज डेवऑप्स इंजीनियर, लिनक्स में कितना आना चाहिए हमें लिनक्स। तो आपको लिनक्स में चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी क्रिएशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद परमिशंस देना आपको पता होना चाहिए, है ना। किसी भी डायरेक्टरी या फाइल के ऊपर में किसी यूज़र को कैसे परमिशन देते हैं। आप, आपको थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि PID और UID क्या होती है। ठीक है, PID होती है प्रोसेस की और UID होती है यूज़र की ID। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि आपकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं जिसका कि आपको हर रोज़ यूज़ करना पड़ सकता है। अगर आप किसी मशीन के ऊपर में कोई यूज़र ऐड करते हो क्लाउड में, मैं क्लाउड स्पेसिफिक बता रहा हूँ, तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कहाँ होती हैं, है ना। जैसे अगर मैं SSH की बात करूँ तो etc sshd_config, ये एक फ़ाइल होती है किसी भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन पे जहाँ पर कि आप किसी यूज़र को एक्सेस दे सकते हो कि अब वो यूज़र पासवर्ड के साथ में लॉग इन कर पाए। ऐसा ना क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है अभी तक, कि अगर कोई भी EC2 इंस्टेंस को आपको SSH करना है तो आपको की पेयर के साथ में SSH करवाना पड़ेगा, है ना। हम एक की जनरेट करनी पड़ेगी, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको कमांड चलानी पड़ेगी SSH-i, देन की नेम, है ना, फिर यूज़र नेम एंड IP एड्रेस। अभी तक हमने ये पढ़ा था। तो बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे पासवर्ड लेस कनेक्शन बनाते हैं दो सर्वर्स के बीच में। कोई भी पासवर्ड लेस कनेक्शन कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली पासवर्ड लेस कनेक्शन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक मशीन पे यूज़र रोशन है और दूसरी EC2 मशीन पे भी रोशन यूज़र है, यूज़र रोशन है, तो रोशन यूज़र कैसे विदाउट पासवर्ड एक मशीन से दूसरे मशीन पे एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए पासवर्ड लेस। मैं बहुत ही लिमिटेड चीज़ यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ो। जब आप काम करने लगोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए जब आप स्टार्ट करोगे लिनक्स पे, तो ताकि आप फंसो नहीं कि हाँ यार ये भी आ गया वो भी आ गया काइंड ऑफ थिंग। अब जो बेसिक कमांड्स होती हैं लिनक्स की, कॉपी, रीनेम, है ना, डिलीट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या कमांड्स यूज़ करते हैं, है ना। हाउ टू कॉपी ए फाइल फ्रॉम हियर टू देयर, फिर कॉपी फाइल फ्रॉम वन सर्वर टू टू सर्वर, कॉपी फाइल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। इतना अपने को पता होना चाहिए। हाँ, रीड, राइट और क्रिएट फाइल, इतना हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि हम जब जाएं मशीन के ऊपर में तो हम, अगर हमारे सामने कोई एक्टिविटी हमें करनी हो तो हम उतना कर पाएँ। अब थोड़ा सा ऊपर लेवल पे अगर चलते हैं, इसको अगर लेवल 2 बोलें लिनक्स में, तो हमें अब क्या पता होना चाहिए कि कोई भी एप्लीकेशन, है ना,
एप्लीकेशन जैसे आप इंस्टॉल करते हो विंडोज़ में, अगर मैं आपको बोलूँ कि यार पुट्टी इंस्टॉल करनी है जस्ट फॉर एग्जांपल, या फिर जावा इंस्टॉल करनी है, तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है कि कोई MSI आप डाउनलोड करते हो, उसको रन कर देते हो एज एडमिनिस्ट्रेटर, और वो एग्जीक्यूट हो जाता है और वो इंस्टॉल हो जाता है आपकी मशीन पे। सिमिलरली अगर आपको कोई एप्लीकेशन जावा की इंस्टॉल करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैं किसी भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकता हूँ जावा के ऊपर में। इसमें क्या नाम दूंगा? हाँ, कंप्रेस, कंप्रेशन में जिप, फिर टार्डन, जीजर, कंप्रेस एंड अनकंप्रेस, अनकंप्रेस, इंस्टॉल एप्लीकेशन इन लिनक्स, सेट पाथ ऑफ एनी एप्लीकेशन। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने शायद थर्ड नंबर में लिखा है, बट आपको पता होना चाहिए, रिपोजिटरी कॉन्फ़िगरेशन, रिपो कॉन्फ़िगरेशन, यम apt, ये। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में सारे में से पूछ रहा हूँ मैं, जो रिपोजिटरी होती है लिनक्स की, और जहाँ से हम एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, जैसे यम इंस्टॉल लिखते हैं किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लिखते हैं apt, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर कौन सी कमांड यूज़ करनी है, यम यूज़ करनी है या apt यूज़ करनी है टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन? इज देयर एनी? करेक्ट। इंद्रजीत, पंकज, सुचिता, आप लोगों को पता है ये? हाँ, ठीक है, ये भी बड़ा स्मार्ट तरीका है काम करने का, कि अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन ट्राई नो मल्टीपल थिंग्स एंड वट एवर विल रन हियर लेट्स रन इट, है ना? ठीक है, ये भी अच्छा बात है, लेकिन वो तब हम करेंगे जब हमारे पास हिट एंड ट्रायल, हम तभी करते हैं जब हमें ना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता ना हो, कि मतलब मैंने जो मशीन लॉन्च की है ना, मैंने लिनक्स लॉन्च की है या फिर सेंटोस या फिर उबंटू, है ना? बट ठीक है, अगर आपका काम उससे चल जाता है तो यू कैन डू इट। और उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों को ना रिपोजिटरी पढ़ना पड़ेगा बेसिकली, कि कोई भी रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं लिनक्स में। बेसिकली आपको कॉन्फ़िगर करने की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे, अभी फ़िलहाल, जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज्ड वाला सारा यूज़ कर रहे हो, है ना? लेकिन समटाइम्स जब आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे होंगे जहाँ पर कि आपको ऑन परमिसेस मशीन्स मिलेंगी, है ना, कई कई ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स में, वो लोग कभी भी क्लाउड पे नहीं जाते हैं, है ना, तो उस जगह पे आपको ऑन परमिसेस ही मिलते हैं। तो वहाँ पर हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसमें आपको वो काम देगा कि हाँ, रिपोजिटरी में बेसिकली होता है क्या है, रिपोजिटरी है क्या है? रिपोजिटरी इज अ काइंड ऑफ एक प्लेस आप बना रहे हो, एक लिंक आप वहाँ पर डाल देते हो कि मैं अगर कुछ भी इंस्टॉल करना चाहूँ, है ना, तो वो हमेशा उसी लिंक से डब्लूगेट कर दे मेरे लिए इंस्टॉल करके डाउनलोड करके ला दे। तो इसीलिए हम अपने एक मशीन पे, अपने हर एक मशीन पे रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करते हैं लिनक्स में। और लिनक्स ये आपको मतलब थोड़ा सा आज़ादी भी देता है कि आप अपने हिसाब से जो भी रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रिपोजिटरी पढ़ना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी है नहीं। और हमने जो वो बुक शेयर किया था आप लोगों से, तो उसमें यू गैस कैन सी कि हाउ टू क्रिएट अ रिपोजिटरी, तो इतना हमें आना चाहिए। ये हमारे लिए एक काइंड ऑफ टास्क समझ लो, या फिर आप ये समझ लो कि इंटरव्यू क्लियर करने के लिए भी, है ना? तो लिनक्स का इतना बेसिक्स तो अपने को पता होना चाहिए। हाँ हाँ,
बेसिकली बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक लिनक्स मशीन लॉन्च करी, ठीक है। चलो मैं आपको रन टाइम में दिखाऊंगा तो शायद आप समझ पाओगे। बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो आपने कमांड चलाई yum इंस्टॉल जावा, है ना। अब ये क्या करेगा कि जावा को आपकी मशीन पे इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो ये कैसे इंस्टॉल कर रहा है, ये सबसे पहले आपके लोकल जो आपका मशीन है, जो भी आपका सर्वर जहाँ पर भी आप बैठे हो वहाँ पर सॉरी, वहाँ पर एक फाइल होगी etc yum डॉट रिपोज डॉट डी, ये एक डायरेक्टरी होगी। और यहाँ पर एक कोई रिपोजिटरी का फाइल होगा EC2 डॉट रिपो ऐसे करके, ठीक है। तो अब इस फाइल में क्या होगा, इस फाइल के अंदर में बेसिकली लिखा होगा बेस यूआरएल, है ना। बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मुझे जावा इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो जावा अगर मुझे इंस्टॉल करनी है तो मैं जावा का ना कोई एक यूआरएल होगा ना जहाँ से कि मैं डाउनलोड करता हूँ। अगर मुझे यहाँ से मान लो अपने विंडोज़ मशीन पे इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पर मुझे पता है कि इसका यूआरएल ये है जहाँ से कि मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। सिमिलरली आपका बेस यूआरएल वो लोकेशन होगा जहाँ पर कि सारी चीज़ें पड़ी होंगी ऑटोमेटिकली। तो ये ना पहले से भी होता है, मशीनों पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होता है हर एक मशीन पे, आपको बेसिकली बनाने की ज़रूरत पहले पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर आपका बेस यूआरएल इस तरह से कुछ पड़ा होगा, है ना। या फिर हो सकता है कि HTTP ना हो। जब भी आप ये कमांड चलाते हो ना यम इंस्टॉल जावा, तो सबसे पहले ये कमांड क्या करता है कि इस बेस यूआरएल को चेक करने के लिए इस फाइल लोकेशन पे जाता है और वहाँ पे देखता है कि ये जो यूआरएल है इस यूआरएल में वो जावा अवेलेबल है कि नहीं है, जो कमांड मुझे एग्जीक्यूट करना है। अगर वो है अवेलेबल, है ना, तब वो क्या करेगा, अपना प्रोसेस स्टार्ट करके आगे डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर वहाँ पर वो नहीं होगा तो आपको वो एक एरर देगा, बोलेगा कि दिस एप्लीकेशन इज नॉट अवेलेबल इन रिपोजिटरी, ठीक है। ऐसा करके दे देगा कि दिस एप्लीकेशन इज नॉट अवेलेबल इन रिपोजिटरी। अगर ऐसा कुछ एरर आया फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इस तरह की रिपोजिटरी फाइल दोबारा बनानी पड़ेगी। इस बार जो आप बनाओगे, इस बार आप बनाओगे जावा डॉट रिपो, या फिर कुछ भी बना सकते हो आप, अपने नाम से भी बना सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। जब आप ये रिपोजिटरी बनाओगे तो इसके अंदर में अब आप एक और करोगे बेस यूआरएल, और वहाँ पर उस स्पेसिफिक सर्विस का यूआरएल डाल दोगे, जो भी उसका बेस यूआरएल होगा। बेस यूआरएल का मतलब होता है डाउनलोड का पाथ, जहाँ से मुझे डाउनलोड करना है, दैट्स इट। अब जब वो एप्लीकेशन चलाओगे तो फिर वो जाएगा मशीन के पास और वहाँ जाके सारे रिपोजिटरी को देखेगा, उसको पता चलेगा कि इस वाले रिपोजिटरी में यहाँ पे यूआरएल लिखा हुआ है, तो मुझे ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर देनी है। बस यही होता है रिपोजिटरी क्रिएट करना, जो मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको, रिपो कॉन्फ़िगरेशन फॉर यम और एपीटी, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली रिपोजिटरी को क्रिएट करने का तरीका। जो भी रिपोजिटरी आपको बनानी है, जिस अगर कोई ऐसी एप्लीकेशंस चला रहे हो, जैसे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में मोस्टली आपको रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। जैसे आप जेनकिंस इंस्टॉल करोगे अगर यम से, है ना, तो नहीं होगा। तो बेसिकली आपको बनाने का अब अभी आजकल सारे डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि आपको एक लाइन का कोड मिलता है, एक लाइन ऑफ कमांड मिलती है, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ये काम कर देती है। आपको मैनुअली जाके इस फाइल में कुछ खास अपडेट वपडेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जब अपनी मशीन पे जाओ तो एक बार इसको गो थ्रू हो जाओ, तो आपको पता चले कि हाँ बेसिकली कहाँ पर अवेलेबल होता है यूआरएल।
और ये सारी चीज़ें। तो इतना बेसिक हमें लिनक्स का पता होना चाहिए। फिर जीरा और एनी अदर मैनेजमेंट टूल फॉर टिकटिंग एंड स्प्रिंट प्लानिंग, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। जब हम HDLC अभी डिस्कस करेंगे तो इसको भी थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। हाँ, बेसिक नेटवर्किंग। बेसिक नेटवर्किंग का मतलब आपको कितना लेवल ऑफ नेटवर्किंग आना चाहिए। तो जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा है बेसिक में, है ना, कि नेटवर्किंग में बेसिकली पब्लिक आईपी, है ना, प्राइवेट आईपी क्या होती है और कैसे एक्सेसिबल होती है बेसिकली, है ना। पब्लिक आईपी पे क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं और प्राइवेट पे क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, इतना तो पता होना ही चाहिए हमें, है ना। दूसरी बात, आईपी रेंज, ये बहुत ज़्यादा मैटर इसलिए नहीं करता है क्योंकि अगर आप जाओगे कहीं पर तो वहाँ पर आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा कि हाँ तुम्हें इसी रेंज की आईपी एड्रेस बनानी है। बट हाँ, जैसे लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद पंकज और हम सारे लोगों ने डिस्कस किया था कि यार वो रेंज डिसाइड कैसे करते हैं और कैलकुलेट कैसे करते हैं बेसिकली, कि कौन सा रेंज कहाँ पर डालना है, सबनेट कैसे बनाना है। क्वेश्चन ये था कि एक CIDR है, तो CIDR में हम सबनेट कैसे बनाते हैं, कैसे पता करते हैं कि CIDR में सबनेट, अगर ये मेरा CIDR है तो CIDR में अब मुझे कैसे डिसाइड करूँगा कि यहाँ पे 2.0.0/16 डालनी है या फिर क्या डालना है, ठीक है। क्योंकि ये सबनेट होगा मेरे लिए, है ना, एक सबनेट होगा जो कि प्राइवेट हो सकता है या पब्लिक हो सकता है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये पता होना चाहिए आपको। किसी को कोई है ऐसा जिसको मतलब नहीं पता है, तो इफ़ यू गाइस वांट वी कैन डिस्कस इट हियर। ऑलराइट, तो हमें पता है राइट कि कैसे सबनेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना चाहिए, है ना। दूसरी बात, हमें थोड़ा सा वो, अगर हम नेटवर्किंग बेसिक की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि छोटे छोटे से जो स्मॉल स्मॉल पोर्ट्स हैं जो कि रेगुलर हमें यूज़ करने पड़ेंगे, है ना, तो वो हमें पता होना चाहिए कि जैसे 22 पोर्ट्स SSH के लिए यूज़ होता है। ये SSH और कोई भी तरह का फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, SCP भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 80 पोर्ट जो यूनिवर्सल पोर्ट है, ये वेब सर्वर्स मतलब ब्राउज़र पे खोलने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन को ब्राउज़र पे खोलने के लिए हमें 80 पोर्ट ये यूनिवर्सल पोर्ट है। उसके बाद HTTP के बहुत सारे डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, चाहे वो 808 हो चाहे 8090 हो। तो ये सारे पोर्ट्स बेसिकली, अगर ये कुछ कस्टम है 8080 या 8090, अगर कोई जैसे कस्टम ही है ना ये, तो हम यहाँ पे 91 भी दे सकते हैं, तो कुछ भी ऐसा दे सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं ये पोर्ट्स, है ना, जहाँ पर कि हम HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं। HTTP रिक्वेस्ट, अगर कोई बोल रहा है आपसे कि HTTP रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है या भेज रहे हैं या भेजना है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि ब्राउज़र के ऊपर में चीज़ें कैसे दिखेंगी, क्योंकि वहाँ पर ही HTTP रिक्वेस्ट हम खोलते हैं। अगर हमें एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को थ्रू दिस पोर्ट एक्सेस करना है, मान लो हमारे पास एक जावा एप्लीकेशन है जो जा करके किसी अदर एंगुलर के या नोड के एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, तो ये फिर HTTP के ऊपर कनेक्शन नहीं बना रहा होगा। ये जो कनेक्शन बना रहा होगा वो TCP के ऊपर बना रहा होगा। TCP क्या है, ट्रांसपोर्ट वाला पोर्ट है ना, जहाँ पर कि आप पैकेज को भेजते हो और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो इस तरह की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए अबाउट नेटवर्किंग। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन एंड वेब सर्वर। फिर एप्लीकेशंस हैं, विंडोज बेस्ड सर्वर एप्लीकेशंस हैं, मॉनिटरिंग, लॉगिंग, कंटिन्यू ऑर्केस्ट्रेशन, ऑलराइट। सो एप्लीकेशन और वेब सर्वर को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा इसको डिस्कस करने के लिए, किसी को आइडिया है क्या हमारे यहाँ पे कि मतलब एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर में डिफरेंस क्या होती है, किसी भी तरह का अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन सर्वर
अपाचे एंड वेब सर्वर हो गया हमारा HTTP। बेसिकली अपाची ही HTTP है। तो चलो कोई नहीं, हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे अभी, है ना। पहले हम ना एक चीज़ डिस्कस करते हैं, SDLC को। SDLC, ये सारा का सारा जो डेवऑप्स का गेम है ना, वो यहीं पर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी को आइडिया है या फिर हमने कभी इसको डिस्कस किया है पहले? यस नो प्लीज। नो। ओके। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्ट या कंपनी, है ना, मान लो कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, ठीक है, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ए, है ना। इसको थोड़ा सा नाम देके रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इसको बोल देते हैं सेपिएंट SCL, है ना, कुछ भी, या ए से एसेंचर बोल देते हैं इसको, ये ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करती है, ये काम करती है, प्रोजेक्ट बनाती है ये, है ना, हर एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाती है, ठीक है। और एज ए कंसल्टेंट है ये, मतलब ठेके पे ले लेती है प्रोजेक्ट, उसको बना के डिलीवर करती है क्लाइंट को। अब एक क्लाइंट है, मान लो उसका नाम देते हैं TUI, ठीक है। ये एक क्लाइंट है जो कि ट्रेवल डोमेन की है ना। ये ट्रेवल डोमेन में अपना बिजनेस करती है, इसके फ्लाइट्स चल बहुत सारे हैं, एयरप्लेन हैं और होटल वोटल है, तो ये अपना काम करती है उसमें, ट्रेवल डोमेन में। अब इस क्लाइंट को, TUI को, क्या था कि आ, इसको ना अपने लिए एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप, ये दोनों बनवानी थी, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के पास आया, एसेंचर के पास, उसने बोला कि यार मुझे ना ये दोनों चीज़ें बनवानी है, मेरा जो बिजनेस है अभी तो चल रहा है ना, बट मुझे एक अच्छा सा वेबसाइट और ऐप बना दो ताकि मैं ग्लोबल मार्केट में कर पाऊँ। अभी तो जितने लोग मुझे जानते हैं या फिर मेरे शहर के लोग मेरे जानते हैं तो मेरे पास आते हैं और वो सारी चीज़ें बुक वगैरह करा लेते हैं, टिकट विकट, और यूज़ करते हैं। एसेंचर ने बोला ठीक है, हम इसको कर देते हैं, तो आपका अब ना यहाँ पे तीन चार चीज़ें मुझे चाहिए आपसे। आपका बजट क्या है, ठीक है, टाइमलाइन क्या है, कब तक चाहिए आपको, और बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें मुझे आपको साथ में, वो आपको मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है। और किस तरह की चाहिए आपको, है ना, लुक एंड फील वगैरह वाली रिक्वायरमेंट, ये भी आप बता देना कि आपकी फ्रंट एंड कैसी होनी चाहिए, बैक एंड कैसी होनी चाहिए। TUI ने क्या किया कि एक डॉक्यूमेंट तैयार किया अपनी रिक्वायरमेंट का, है ना, ये पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट का एक स्टोरी उसने तैयार किया है। जितना उसको समझ में आया उसने देखा, उसने 10-12 वेबसाइट्स देखी, जो वेबसाइट उसको सबसे अच्छी लगी उसने सारी वहाँ से उठाई डिटेल्स और डाल दी। डिटेल्स का मतलब ये होगा कि अगर मान लो आपको एक फ्लिपकार्ट की या अमेज़ोन की वेबसाइट बनानी है ना, तो आप क्या कर रहे हो कि आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे जा रहे हो और किसी डेवलपर को बोल रहे हो कि यार मुझे भी ना एक ऐसा ऐसा चाहिए, तो तुम यहाँ पर एक बटन होना चाहिए, यहाँ पे सर्विसेज होनी चाहिए, ऐसा सारा आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट में आपने एज अ रिक्वायरमेंट आपने क्रिएट किया और शेयर कर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका रिक्वायरमेंट लिया, और यहाँ पर हमारी बात हो गई डिलीवरी की, कि हम ये कब तक डिलीवर करेंगे। मान लो एक बहुत ही बड़ा हम प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें 1 साल में ये पूरा का पूरा डिलीवर करना पड़े, है ना। ये पूरा डिलीवर करने में हमें 1 साल लग जाएगा। लेकिन 1 साल तक ऐसा थोड़ी ना होगा कि उसकी बिजनेस बंद हो जाएगी या वेट करेगा वो हमारे लिए कि हाँ यार तुम 1 साल में जब तुम पूरी तरह से स्टेबल कर दोगे तभी हम स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या होता है कि इस 1 साल को हम कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किस मेथड के थ्रू? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू। SDLC क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। मान लो कि हमने इस 1 साल को ना 3-3 महीने के डिफरेंस में तोड़ दिया,
एट एवरी 3 months यू आर गोइंग टू डिलीवर सम स्टेबल वर्जन, है ना। यहाँ पर जो आप डिलीवरी करोगे वो स्टेबल वर्जन होना चाहिए, ठीक है। और ये जो 3 मंथ है, अब आप ये 3 मंथ में आपसे डायरेक्ट मेरी 3 महीने के बाद बात नहीं होगी, मेरी बात आपकी हर एक वीक में होगी, और हो सकता है कि मेरी डेली कॉल्स भी हो आपके साथ, और हर एक वीक में, हर एक 2 weeks में, हर एक 2 weeks में क्लाइंट बोल रहा है एसेंचर को, ठीक है, एवरी 2 weeks में यू आर गोइंग टू डिलीवर मी एंड गिव मी ए डेमो ऑन सम टास्क, ठीक है। अब ये जो 2 weeks का ड्यूरेशन है किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, इसको बोला गया स्प्रिंट। ठीक है। अब इस 2 week में हमें क्या टास्क डिलीवर करना है ना, क्या डिलीवर करने वाले हैं हम ये 2 week में, तो ये भी कहीं पर मेंटेन होना चाहिए, राइट। तभी तो हमें पता होगा कि हमें इस गोल को अचीव करना है 2 week में, है ना। तो ये जो हमने अभी डिवाइड कर दिया ना इस पूरे टास्क को 3 months, एवरी 3 months में, एवरी 3 months के बाद में, एवरी 2 weeks में, ठीक है। तो इस मेथड को हमने बोला एजाइल, याद रखना, मेथड है एजाइल। मेथड मतलब प्रोसेस, तरीका, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इस तरीके को बोला हमने एजाइल मेथड, है ना। जहां पर क्या हो रहा है कि हम एवरी 2 weeks में, मान लो अभी हमारा मंडे से एक स्प्रिंट स्टार्ट हुई, ठीक है, तो मंडे से नेक्स्ट, जब हम फ्राइडे को, नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे को जब हमारी स्प्रिंट क्लोज होगी 2 weeks में, तो उस समय हमें डेमो देना पड़ेगा अपने क्लाइंट को कि हमने जो भाई साहब बात हुई थी आपसे यहाँ पे 2 weeks में डिलीवरी करने के लिए, और ये लिस्ट ऑफ आइटम थे हमारे पास 1 2 3, यही चीज़ों की डिलीवरी हमने आपको दी है ना। तो डेवलपमेंट की तरफ से इतना डेवलप हो गया, डेवॉप्स ने इतना काम कर दिया, क्यूए ने इतना काम कर दिया, ये सारी चीज़ें हम क्लाइंट को बताते हैं हर एक 2 week में, ठीक है। क्लाइंट उसको रिव्यू करता है, उसी हिसाब से क्लाइंट हमें बिलिंग करता है। अब ये यार ऐसे तो नहीं होगा ना, कहीं पर हम तो नोट करेंगे ना, ये ऐसा तो नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट बना दिया और सबको जीमेल पे भेज दिया कि यार ये डॉक्यूमेंट है देख लेना, ऐसा नहीं होता। तो हमें ना, जब क्योंकि हम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं और हमें एक प्रोसेस में चलना है, तो हम क्या करते हैं कि कोई टूल यूज़ करते हैं जहाँ पर कि सारी चीज़ें ना अच्छे से मैनेज हो पाएँ, ठीक है। जहाँ पर कि सब कुछ लिखा हुआ कि हाँ रोशन को क्या टास्क है, सुचिता को क्या टास्क है, अदर्स को क्या टास्क है, ठीक है। तो वो जो टूल जो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है उसको बोलते हैं जीरा, या फिर आप उसको बोल सकते हो बेसिकली, ये जीरा जो प्रोडक्ट है वो किसका है, एक अटलांस नाम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, अटलांसियन, आई गेस आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, ये यूज़ भी किया हो कहीं ना कहीं जीरा आप लोगों ने। ये टूल है, इसको आप डायरेक्टली एक बार अपने लैपटॉप में या फिर अपने विंडोज सर्वर में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर में देखो, यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है जीरा के अंदर, है ना। बोर्ड का मतलब होता है कि कौन सी टीम को बिलोंग कर रही है क्या चीज़ें। अगर आप डेवॉप्स की टीम हो तो मान लो यहाँ पर डेवॉप्स की टीम हो तो यहाँ पर स्पेस ट्रेवल पार्टनर्स डेवॉप्स लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कि ये डेवॉप्स टीम को बिलोंग कर रहा है। और जो टास्क होंगे वो इस तरह के लिखे होंगे कि हाँ प्रोविजन ए सर्वर फॉर दिस गाय, है ना। और यहाँ पर अगर आपको असाइन है वो टास्क, तो यहाँ पर आपको आपका पिक्स वगैरह आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर हमने क्या किया कि जीरा के अंदर में गए, है ना, एक स्प्रिंट प्लान की जिसमें कि हमने टास्क डिफाइन किए, और उस टास्क को उस पर्टिकुलर रिलीवेंट बंदों को वो टास्क असाइन कर दिया। अगर मान लो सर्वर प्रोविजनिंग है ना, हमने क्या किया, सुचिता को ये टास्क असाइन कर दिया कि हाँ भाई सुचिता तुम्हें 2 week में ये 4 सर्वर हैं, ये प्रोविजन करके देने हैं।
अब उसमें कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने थे, तो हमने क्या बोला कि यार घनश्याम तुम एक काम करो, ये सारे लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस हैं, ये हमें इंस्टॉल होने चाहिए, ये जो 4 सर्वर्स आपको सुचिता देगी उसके ऊपर में। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सबका टास्क वहाँ पर असाइन कर दिया, और वहाँ पे जाके लोग हर रोज क्या करेंगे, अपने टास्क की एक्टिविटी डालेंगे कि हाँ अगर जैसे सुचिता ने 4 सर्वर्स प्रोविजन करने थे, अब उन्होंने 2 दिन में 4 सर्वर प्रोविजन कर दिए, तो वो वहाँ पर डालेंगे हर रोज का स्टेटस, इन प्रोग्रेस हो गया टास्क, आज इतना सारा चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। अगर कोई डिपेंडेंसी है किसी के ऊपर, तो वहाँ पर वो कमेंट में मेंशन करेंगे कि ये डिपेंडेंसी है इंद्रजीत के ऊपर में, और इंद्रजीत नीड टू बी फिगर इट आउट, ऐसे करके वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमारा एक कंटिन्यू चलेगा, और ये कंटिन्यू यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और एंड ऑफ द स्प्रिंट में हम यहाँ पर भी उसको सेम प्रोसेस को, जैसे प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया, सेम प्रोसेस को हम रेफर करेंगे एवरी टाइम, हर एक 2 वीक में। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंट, हर एक 2 वीक में काम करते हैं और काम को डिलीवर करते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रिंट। ठीक है, अब इसी स्प्रिंट के अंदर में इसको थोड़ा और फास्ट बनाने के लिए हमने क्या किया है कि एक CI/CD इंक्लूड कर दिया है, CI&CD। यू कैन से कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्प्रिंट और दिस एजाइल मेथड, है ना। क्योंकि देखो कितनी बड़ी चीज थी ना, 1 साल था, 1 साल को हमने तोड़ दिया 3 महीने में, है ना। फिर उस 3 महीने को हमने तोड़ा हर एक 2-2 हफ्ते में, कि हर एक 2-2 हफ्ते में कुछ ना कुछ डिलीवरी होनी चाहिए। अब रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ना, मतलब ठीक है, हम 2 हफ्ते में तो फाइनल प्रोडक्ट दे ही रहे हैं, लेकिन क्लाइंट बोलता है कि यार ना तुम्हारा जो काम है ना, वो ना मुझे थोड़ा सा डेली भी देखना है, कि डेली क्या हो रहा है आपके यहाँ पे। तो डेली की एक्टिविटी क्या, हर एक एक एवरी एक कोड भी अगर कमिट होगा तो वो भी एक्टिविटी आप इस प्रोसेस के थ्रू मैनेज कर सकते हो, CI/CD, है ना। तो CI/CD में एक ये भी एक प्रोसेस ही है, जैसे अभी हमने पीछे प्रोसेस डिस्कस किया कि एजाइल मेथड के अंदर में स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट को डिलीवर करना एक प्रोसेस है, उसी तरह CI/CD भी एक प्रोसेस है ना। तो अब इस प्रोसेस के अंदर में कैसे आती है चीज़ें, और कैसे हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं बेसिकली CI/CD में। जैसे हमने एजाइल को अगर मेंटेन करना है तो हमें जीरा टूल चाहिए, है ना। उसी तरह अगर हमें CI/CD को यूज़ करना है, एक एग्जैक्ट प्रोसेस को, तो कौन कौन से टूल्स का यूज़ करके हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना अभी एक छोटा सा आर्किटेक्चर डायग्राम बनाऊंगा, उसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो टूल है ये, जिसमें कि ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है 1 बाय 1, एक CI/CD टूल है, तो इस टूल को ना मैं बोल देता हूँ जेनकिंस। ठीक है, ये एक टूल है जो मेरे लिए क्या मैनेज करेगा, एक चीज़ों को लिस्ट डाउन करके एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा मेरे लिए, कि हाँ भाई पहले बिल्ड हो गया, फिर टेस्ट हो गया, फिर डिप्लॉय हो गया, ऐसे करके मेरे लिए एग्जीक्यूट करेगा, और ये रेगुलर इंटरवल में होता रहेगा। ये पूरी साइकिल है ना, ये पूरा साइकिल रेगुलर इंटरवल में होता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे साइकिल में एक चीज़ करनी होगी, पास फेल। अगर ये पास हो गया
तो फिर सेंड नोटिफिकेशन, और अगर ये फेल हो गया है ना तो भी सेंड नोटिफिकेशन करेगा, और इसके ऊपर में डेवलपर को नोटिफिकेशन जाएगा। कुछ इशू होगा तो वो उसको फिक्स करेगा और फिक्स करके गिट में कमिट करेगा। ठीक है, तब ये साइकिल हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब पहले क्या होगा कि जैसे हमने स्प्रिंट में तोड़ दिया था, है ना, तो मान लो हमारे पास 2 वीक का काम है। हम इसको डेवलपर पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा देखेंगे अभी। ठीक है, 2 वीक का काम है, और 2 वीक के काम में हमें क्या करना है, एज ए डेवलपर हमारा काम क्या है कि एक वेबसाइट का होम स्क्रीन डिज़ाइन करना है। ठीक है, होम स्क्रीन डिज़ाइन करने में क्या होता है, बस हमारा यही काम है, 2 हफ्ते का यही काम है कि होम स्क्रीन डिज़ाइन करके डिलीवर करो। होम स्क्रीन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे लॉगिन बटन होना चाहिए, है ना, यहाँ पर साइन अप होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा जब यूज़र आएगा तो उसको अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए एक पेज मिलना चाहिए, फॉर्म काइंड ऑफ, है ना, फॉर्म मिलना चाहिए, और उस फॉर्म को वो अपडेट करके अपना पेज में डाल देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ चले जाएंगी, डीबी में जाके कनेक्ट हो जाएंगे। 1 सेकेंड। ऑल राइट, तो ये बेसिकली हमें एक एंड में डिलीवर करना है। तो डेवलपर ने क्या किया, एक डेवलपर ने अपना कोड लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, इसने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखे, और वो कोड उसने कहाँ पे कमिट किया, गिट में कमिट किया। अब गिट कितनों को हम में से कितनों को पता है कि गिट क्या है और क्यों इसका यूज़ होता है? जिसको नहीं पता है प्लीज़ नो बोल दो कि अगर मुझे नहीं पता, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो गिट का नाम मैंने क्यों लिया और क्यों इसका यूज़ होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली गिट का यूज़ कहाँ पर है। होता क्या है कि मान लो अगर कोई भी उस तरह का गिट जैसा टूल ना हो तो क्या होगा, हम इससे पहले समझते हैं। मान लो एक डेवलपर है इंद्रजीत, है ना, और एक डेवलपर है रोशन। ठीक है, रोशन ने क्या किया कि रोशन को भी, हम दोनों को ना सेम काम मिला है। ठीक है, ये 4 चीज़ें इनेबल करने के लिए मिला है। तो जिसमें इंद्रजीत का मेन रोल जो है वो इंद्रजीत को मिला है कि तुम होम स्क्रीन बनाओगे, जो पूरा बैकग्राउंड है ना होम स्क्रीन वो बनाओगे, और इसके साथ में एक ये बटन भी बनाओगे तुम, ये जो लॉगिन है ना, लॉगिन के लिए भी एक एपीआई तुम लिखोगे। ये काम मिला है इंद्रजीत को। और रोशन को मिला है काम कि तुम साइन अप बटन बनाओगे, ये है साइन अप बटन, और ये है प्रोफाइल अपडेट बटन। तो 2 बटन तुम बनाओगे। ठीक है, 2 बटन रोशन बनाएगा और होम स्क्रीन के साथ में 2 बटन इंद्रजीत बनाएगा। ठीक, हो गया मामला सेट। अब क्या होगा कि इंद्रजीत का कोड तो उसके लैपटॉप में है ना, और रोशन का कोड उसके लैपटॉप में है। अब जब तक वो पहले इंद्रजीत बैकग्राउंड में होम स्क्रीन नहीं बनाएगा तब तक रोशन का ये बटन कोई काम का नहीं है ना, तो रोशन इसको टेस्ट भी नहीं कर सकता है। तो एक डिपेंडेंसी हो गई ना कि यार ये तो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा हो कि रोशन नहीं आया, ऑफिस से कुछ हो गया, तो कोई टीममेट जो है, अगर रोशन मान लो कंपनी ही छोड़ के चला गया, कोई दूसरा टीममेट, मान लो सुचिता ने ज्वाइन किया हमारी टीम को, और अब ये काम सुचिता के पास आ गया। ठीक है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है ना कि मतलब फाइल अगर मेरे लोकल लैपटॉप में है तो मैं उसको कॉपी करके सुचिता को दूं। ठीक है, हो सकता है कि रोशन अब वो जा रहा है कंपनी से तो ना दे,
ठीक है, वो ढंग से केटी ना दे, कुछ ना दे, और वो जा रहा है, कोड लेके चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उस समय यहाँ पर सुचिता को क्या होगा, फिर से स्क्रैच से सारा काम करना पड़ेगा। इट इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट। तो इस तरह की सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि एक ना सोर्स कोड मैनेजमेंट, SCM, सॉरी, SCM, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल यूज करती हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये SCM टूल कोई भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है मार्केट में वो है गिटहब। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसका नाम शायद कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा, बिट बकेट, गिट लैब, है ना। ऐसे बहुत सारे सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल्स होते हैं जहां पर कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना अकाउंट होता है और वहां पर सारे डेवलपर्स अपने अपने कोड रखते हैं, है ना। इससे फायदा ये होगा कि जब भी पूरी ये वाली डिलीवरी को टेस्ट करनी होगी, ये पूरा जो डिलीवरी हमें देना है, एक वेब पेज जो डिलीवर करना है हमें 2 वीक्स में, तो जब भी हमें ये डिलीवर करनी होगी और टेस्ट करना होगा तो ये सारे कोड यहाँ पर अवेलेबल होंगे, जो इंद्रजीत ने लिखा, जो सुचिता ने और जो रोशन ने लिखा है। हम क्या करेंगे, ये पूरे कोड को एक साथ ही जिप करेंगे, है ना, या फिर इसको बोल सकते हो आप कि कंपाइल करेंगे। कंपाइल एक गुड वर्ड है CI/CD के लिए। हम इस पूरे कोड को कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद जो भी हमें आर्काइव मिलेगा, आर्काइव ये होता है जिप फाइल, जो भी हमें आर्काइव मिलेगा उस आर्काइव को हम डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर के ऊपर में। ठीक है, तो अब मुझे लगता है यहाँ पे पता चल गया होगा आप लोगों को कि गिट का यूज़ क्या है। ठीक है, तो बेसिकली सारे डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, गिट में कोड कमिट कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने फिर से पुराने वाले स्टेटमेंट पे, इस पे 2 वीक वाले काम पे। 2 वीक के काम में अभी क्या हुआ कि ये दोनों बंदे सुचिता और इंद्रजीत, इन्होंने अपना कमिट किया गिट को, गिटहब में कोड। ठीक है, और ये डेली बेसिस पे चल रहा है, ये नहीं कि हफ्ते के लास्ट में करेंगे, ऐसा नहीं। ये डेली कुछ ना कुछ कोड अपना 4 लाइन 2 लाइन 10 लाइन यहाँ पे कमिट कर रहे हैं और उसको टेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोड लिखा है तो उसको टेस्ट भी करना पड़ेगा, है ना, कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। उन्होंने गिट में डाल दिया। अब हमारा पहला स्टेप जो हुआ वो हुआ कोड कमिट। दूसरा स्टेप हुआ बिल्ड का। तो गिट में जब कोड यहाँ पे डाला लोगों ने, तो हमने क्या किया है कि गिट से ना एक प्लगइन डाल के एक ऑटोमेशन कर दी है कि वो ऑटोमेटिकली जेनकिंस टूल को नोटिफिकेशन भेज देगा कि हाँ यार मेरे पास ना कुछ नया कोड आया है, लो इसको कंपाइल कर लो। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं वेब हुक। वेब हुक, इसमें क्या करेगा, गिट ऑटोमेटिकली नोटिफाई करेगा जेनकिंस को और बताएगा कि मेरा पास कुछ नया आया है मेरे इस रिपोजिटरी में, और लो आप इस कोड को एग्जीक्यूट कर लो। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप में बिल्ड। बिल्ड में क्या था, यही वाला कोड को कंपाइल करने का, है ना। तो यहाँ पर हमने बिल्ड कर दिया, कोड को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हमने देखा कि यार वो जो कोड हमने कंपाइल किया है उसको एक बार टेस्ट भी कर लें, है ना, कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो हम एक दूसरा स्टेप में जाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं उस कोड को। अगर वो कोड हमने कंपाइल कोड को टेस्ट किया और वो वर्किंग फाइन है हमारे लिए, कुछ रूल्स हैं इसको टेस्ट करने के लिए ना, हमने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि ये चीज़ें पास होंगी तभी वो कोड सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसको टेस्ट किया। जब वो टेस्ट में ओके हुआ, ये ग्रीन हो गया, है ना, फिर हमने उसको आगे जाके डिप्लॉय कर दिया। तो डिप्लॉय का मतलब हम कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो हमने जिप फाइल बनाई थी, ठीक है, इस स्टेप में, उसको लास्ट के स्टेप में हमने क्या किया, जो डेव इन्वायरमेंट है उसके ऊपर में जाके हमने इसको अनडिप्लॉय कर दिया, सॉरी अनजिप कर दिया। तो किसी भी फाइल को जब जिप और अनजिप करते हो तो आपको पता है कि उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट होके आती हैं, जैसे बिन फाइल होगी या कुछ और होगा। तो वो उस मशीन पे चला गया और उस मशीन को आप जब देखोगे ब्राउज़र के ऊपर खोल के, तो वहाँ पर आपको वो दिख रहा होगा ब्राउज़र के ऊपर में कि हाँ
जो कोड लिखा हुआ है, हाय रोशन, हाय टीम, ऐसे करके जो भी लिखा हुआ है इस वेब पेज में, वो वहाँ पर दिख रहा है ब्राउज़र के ऊपर में। ठीक है, जहाँ तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है आपको अभी तक? यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं है? ओके, ठीक है। अब हम आते हैं प्रमोट टू प्रॉड में, है ना। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि अगर हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे चल रहा है, ठीक है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ सेम है, मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एवरीथिंग इज सेम, तो यही मशीन, यही कोड दूसरे मशीनों पे भी चलना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक प्रोडक्शन का भी सेटअप बना रखा है, वहाँ पर हमने सेम कोड को प्रमोट कर दिया, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ से वहाँ, है ना। प्रमोशन ऑफ जॉब मतलब कॉपी पेस्ट ही होता है, एज इट इज, यहाँ से उठाया जिप को और कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर वो चल गया तो वेल एंड गुड, तो वो नोटिफिकेशन भेज देगा सबको कि हाँ भाई तुम्हारा वेबसाइट डिप्लॉय हो गया है। अगर नहीं चला तो भी वो नोटिफिकेशन भेजेगा पूरी टीम को, और फिर डेवलपर क्या करेगा कि उसमें जो भी एडिशन चाहिए, जो भी अपडेट चाहिए, वो डाल करके उसको अपडेट करके अगेन गिट में कमिट कर देगा। ठीक है, तो ये पूरी जो साइकिल है ना, ये एग्जीक्यूट होते रहेगी, और ये साइकिल में हमें ऐसा नहीं है कि हम उसको वो करते रहें कि हाँ यार फेल हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो हम अब 2 वीक हो गए तो हमें ऐसे ही पकड़ा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमारा एक स्प्रिंट 2 वीक का है तो हमें वो साइकिल को 2 वीक के अंदर में कंप्लीट करना होगा, ताकि वो यहाँ पे ना जाए, इस वाले लोकेशन पे ना जाए। ठीक है, फेल होना बंद हो जाए। तो इसलिए इसको CI/CD बोलते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर रोज कुछ ना कुछ डिलीवर हो रहा है ना, और हर रोज अगर यहाँ पे कुछ इशू है आ गया, ठीक है, मतलब यहाँ तक में ही वो रनिंग होना चाहिए। यहाँ से आगे वो तभी बढ़ेगा जबकि वो कम्प्लीटली ग्रीन होगा। अगर वो ग्रीन नहीं होगा तो वो आगे जाके प्रोडक्शन पे नहीं जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से के बाद वो एग्जैक्टली इस पे आएगा और इसको फॉलो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसको, इस तरह के प्रोसेस को CI/CD बोलते हैं, जो कि हम हर एक स्प्रिंट में डिलीवर करते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या निकला अभी इस पूरे डिस्कशन से, मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, नहीं तो ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हमने देखा कि स्प्रिंट क्या होती है ना। स्प्रिंट इज जस्ट अ प्रोसेस टू डिलीवर सॉफ्टवेयर, है ना, जहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टास्क असाइन करते हैं ना हर एक बंदे को, असाइन टास्क टू इंडिविजुअल, और जो टास्क हम असाइन करते हैं उसको बोलते हैं टिकट, है ना। समझने के लिए अपने हिसाब से उसको टिकट बोलते हैं। जैसे एक टिकट है ना, आप इसको प्रोसेस में कैसे लाते हो, आपको ये टिकट असाइन हुई तो आपने इसको जब स्टार्ट किया काम करना, तो आप पहले बोलते हो इन प्रोग्रेस, मतलब अभी मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, अब इन प्रोग्रेस होने के बाद आप किसी को असाइन करते हो। मान लो सुचिता ने कुछ कोड लिखना स्टार्ट कर दिया आज से, ठीक है, तो उसने क्या किया, टिकट को इन प्रोग्रेस स्टेट में डाल दिया। तो अब कोई भी बंदा आएगा इस बोर्ड के ऊपर तो देख वो उसको बताना नहीं पड़ेगा सुचिता को कि मैं काम कर रही हूँ या ये है वो है। यहाँ पे सुचिता ने काम किया हुआ है, उसने अपना कमेंट्स डाल दिया है काम का, तो वो बंदा कोई भी आएगा तो वहाँ देखेगा अच्छा इन प्रोग्रेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको क्लिक करके भी देख सकता है। दैट मीन्स कि आप दोनों अलग अलग आवर्स में काम कर रहे हो, है ना, जो क्लाइंट है और सुचिता दोनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे हो, अलग अलग आवर्स में काम कर रहे हो, तो आपको ये कम्प्लीटली आप यहाँ से भी इन्फॉर्म कर सकते हो सामने वाले को, क्लाइंट को। तो अगर क्लाइंट का कोई मैनेजमेंट है, वो देखना चाहे कि क्या स्टेटस है इस काम का, तो वो देख सकता है। उसके बाद जब इन्होंने फिनिश कर लिया तो उन्होंने क्या किया कि ये टास्क असाइन कर दिया पंकज को कि भाई पंकज जब तुमने एक काम करो, इसको रिव्यू कर लो कि हाँ मेरा जो काम है वो चल रहा है नहीं चल रहा है। तो एक बंदा होता है, मतलब आपका कोई सीनियर होगा, जो आर्किटेक्ट होगा या फिर टीम लीड होगा, वो रिव्यू करेगा, है ना, और रिव्यू के बाद ही वो अपने रिव्यू कमेंट्स डालेगा और फिर डन कर देगा।
आपको रिव्यू कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करके उसको लास्ट में डन करना पड़ेगा कि मतलब हाँ मैंने कर दिया ये काम, दैट इज डन। तो अब ये काम दोबारा नहीं होना है। तो ये एक प्रोसेस। क्वेश्चन था सर, हाँ जी, हाँ जी। इसी जीरा में एक क्वेश्चन था। हाँ जैसे अभी आप इसमें कह रहे हो टिकट आएगा, सपोज कुछ भी टिकट आता है डेवलपमेंट या किसी भी टास्क से रिलेटेड, हम्म तो उस टिकट को, वो टिकट में सपोज हम जितने बंदे भी कॉल के इतने बंदे हैं, तो उसमें पर्टिकुलर एक मेरा काम होगा हम्म किसी चीज का, और मैं इन प्रोसेस करके किसी को राउट कर दूंगा, या सारा काम मेरा होगा? अच्छा, जब कोई जैसे टिकट आएगा तो हाँ, ये ना कम्प्लीटली, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये बेसिकली ना डिपेंड करता है कि काम किस तरह का है। मान लो हम लोग एक डेवॉप्स टीम में हैं। से रिलेटेड काम। हाँ, मान लो हम एक डेवॉप्स टीम में हैं, ठीक है, हम सारे कोई एक ही टीम में हैं। अब टीम में ना एक टास्क है, हमें सेम जो प्रोजेक्ट पे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, उसी के लिए एक टास्क है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट क्रिएट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आ, हमें हम सब ने बैठ के ना प्लान किया कि अच्छा ये काम को कैसे करना है, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया कि यार एक वीपीसी भी बनानी पड़ेगी और पूरा नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें कुछ टेराफॉर्म की कोड लिखने पड़ेंगे, है ना। और उसके बाद उसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो इस एप्लीकेशन के लिए हमें एक एनसिबल भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमें एक जेनकिंस में जॉब बनानी पड़ेगी जो कि ये सारा काम को ऑटोमेटेड कर दे, ठीक है। ये पूरा टास्क था, है ना। ये पूरा का पूरा एक टास्क है हमारी टीम को। हमने क्या किया, हमारे जो यहाँ पर बोर्ड है ना, ये बोर्ड, इस बोर्ड का नाम है हमारे लिए डेवॉप्स, ठीक है। डेवॉप्स बोर्ड में ये काम आया। अब डेवॉप्स बोर्ड का जो डेवॉप्स का मैनेजर होगा, है ना, या कोई आर्किटेक्ट बंदा होगा जो कि स्प्रिंट को एग्जीक्यूट करता होगा हर एक वीक में, जो टीम लीड कोई भी हो सकता है ये, वो क्या करेगा, वो ना इस टास्क को इंडिविजुअली असाइन करेगा लोगों को। बोलेगा हाँ जी घनश्याम, आप काम करो, आप ना एक काम करो, एनसिबल लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कि जावा एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है 10 मशीनों पे तो कैसे करेंगे। फिर बोलेगा कि यार पंकज एक काम करो, आप एक टेराफॉर्म एग्जीक्यूट करना, लिखना स्टार्ट कर दो कि ये जो वीपीसी बनानी है वो टेराफॉर्म के थ्रू कैसे बनाएंगे। हम्म। उसने इंद्रजीत को बोला कि इंद्रजीत तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें ना जेनकिंस में जॉब्स बनानी है। कब? जबकि ये काम हो चुका होगा तभी बनाओगे ना। जब टेराफॉर्म से मशीन होगी, EC2 होगा, तभी तो वो घनश्याम उसके ऊपर में एनसिबल से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाएगा, राइट। और उसके बाद ही इंद्रजीत जेनकिंस में जॉब बना पाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, अब ये खुद ब खुद एक उसमें आ गया ना लिस्ट में कि हाँ पहला काम कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा। तो यहाँ पे ना एक स्मॉल सी डिपेंडेंसी भी हो गई कि हाँ इंद्रजीत ये काम तब कर सकता है जबकि घनश्याम कर लेगा, है ना। और जब घनश्याम अगर नहीं किया रहेगा काम तो इंद्रजीत ब्लॉक होके बैठा रहेगा, इंद्रजीत कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंद्रजीत बोल सकता है कि हाँ अभी तक तो मेरे पास मशीन एनसिबल स्क्रिप्ट के साथ आई ही नहीं। और सबसे पहले आप दोनों किसके लिए ब्लॉक हो, क्योंकि पंकज ने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डिलीवर नहीं किया है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे कौन सा टास्क हो गया, पंकज का। तो यहाँ से ना फिर प्रायोरिटी भी डिसाइड करते हैं हम लोग कि P1 कौन सा है, P2 कौन सा है, किस टास्क से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले को, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी डिपेंडेंसी डिसाइड होती है। अब ये सारा इंडिविजुअल टास्क है। हाँ, अब ये सारे कोई टीम में है तो दे कैन हेल्प टू ईच अदर इफ दे वांट, बट इट इज़ अ इंडिविजुअल टास्क टू डिलीवर। ऐसे करके यहाँ पे देखो भी आप, ये सब लोगों का ना अलग अलग इंडिविजुअल टास्क है ना, जो कि ये सारे को डिलीवर कर रहे हैं। तो उसी तरह आपको अपना अपना एक इंडिविजुअल टास्क होगा जो डिलीवर करना होगा, और आपके पास 2 वीक्स कंप्लीट डिलीवरी, 2 वीक्स का टाइम होगा। अब ये आप ना 2 वीक्स आपको लेके चलना है तो ठीक है, लेकिन आपको उससे पहले कर देना चाहिए डिलीवरी, क्योंकि आपकी कंप्लीट आपकी डेवॉप्स टीम के ऊपर में
पूरा का पूरा डेवलपर भी बैठा हुआ है कि डेवलपर को भी तो मशीन चाहिए ना, एंड गोल तो वही है, डेवलपर है तो डेवलपर को भी मशीन चाहिए जहाँ पर कि वो अपना कोड लिख रहा होगा अपने लैपटॉप में, लोकल लैपटॉप में, वहाँ टेस्ट कर रहा होगा। तो सेम चीज़ उसको यहाँ भी तो टेस्ट करना है मशीन के ऊपर में, है ना। तो आप की पूरी टीम के ऊपर में डिपेंडेंसी है डेवलपर की। तो यहाँ से अगर इसको टाइम से डिलीवरी नहीं मिली तो फिर ये एस्केलेशन करेगा और आगे चल के आप लोगों को पूरी टीम की एस्केलेशन होगी कि अभी तक मुझे चीज़ें मिली नहीं है। ठीक है, तो यही है प्रोसेस काम करने का। और कैसे हम लोग काम करते हैं बेसिकली किसी भी टीम के लिए, है ना। बेसिकली हम तो डेवलपर टीम को और क्यूए टीम को, इन्हीं को तो सर्विस दे रहे हैं एज ए डेवऑप्स। इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है? और घनश्याम क्लियर हुआ ना जो आपने पूछा था? ठीक है, परफेक्ट है। हाँ, तो हम समराइज कर रहे थे। पहले हमने डिस्कस किया स्प्रिंट, और उससे भी पहले हमने डिस्कस किया था एजाइल मेथड। एजाइल मेथड में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने बोला था कि एजाइल मेथड जो है, हमें 1 साल का काम मिला, है ना, उसको हमने 3 मंथ्स इच में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हर एक महीने में कुछ ना कुछ, हम हर एक 3 महीने में कुछ ना कुछ डिलीवर करेंगे, और हर एक 3 महीने को हमने एक छोटे छोटे 2 वीक्स के ड्यूरेशन में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो हमने प्रोसेस कर दिया ना, उसको एजाइल मेथड बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि इस बीच में एक और छोटा सा हैक है, वो ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस वो होता रहेगा। जैसे क्लाइंट क्या होता है ना कि आपका देखता है ना कुछ वेब पेज को, है ना, तो वेब पेज को देख करके वो कुछ फीडबैक भी तो देगा कि अरे यार ये तुमने थोड़ा सा जो बनाया है कलर थोड़ा लाइट होना चाहिए था, ये ना ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ये रेड दिखना चाहिए, है ना। इस काइंड ऑफ फीडबैक्स आते रहते हैं। ठीक है, तो वो फीडबैक्स को भी इंक्लूड करना है अपने CI/CD के अंदर में। जो हमारा CI/CD का टास्क था, उसके जो भी हमने बनाया था CI/CD का आर्किटेक्चर डायग्राम, उसमें वो भी इंक्लूड होता जाएगा। मतलब उसके लिए भी एक बंदा काम करता रहेगा इम्प्रूवमेंट्स में। तो ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी आपका होगा, और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन भी होगा, और डिलीवरी भी होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 3 तरीके से आपको काम इसमें देना पड़ेगा, डिलीवरी देनी पड़ेगी CI/CD में। अच्छा, एक थोड़ा सा इसमें और डिस्कस करते हैं कि जब एजाइल मेथड नहीं था, क्योंकि एजाइल भी अभी एक नया ही मेथड आया हुआ है ना, पिछले 5-7 साल से। जब ये नहीं था तो कैसे काम होता था, और कहीं जहाँ पर ये नहीं यूज़ होता है तो वहाँ पर काम कैसे होता है। बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको याद हो, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो TUI है ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कर रही है कि एक डॉक्यूमेंट बना रही है। उस डॉक्यूमेंट को 200 पेज का, 2000 पेज का उसने बना दिया। ठीक है, पूरा का पूरा 2000 पेज का डॉक्यूमेंट उसने पकड़ा दिया एसेंचर को, है ना। और एसेंचर को बोला कि भाई एसेंचर ऐसा है कि तुम ना मुझे 1 साल के टाइम में ये डिलीवर करके दो। एसेंचर ने बोला ठीक है यार, मैं तो ये डिलीवर कर दूंगा आपको 1 साल में। तो चलो यार फिर ना एक काम करते हैं, हम 1 साल के बाद मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको फाइनल डिलीवरी देंगे 1 साल में। ठीक है, आप मुझसे चाहो तो डेली ईमेल पे मुझसे पूछ सकते हो कि क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या प्रोग्रेस हुआ, है ना, ऐसा आप पूछ सकते हो। लेकिन उससे पहले आप कुछ मत सोचना कि मैं आपको कोई भी चीज़ डिलीवर करूँगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका ना इसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स बीच में आप नहीं ला सकते हो। आप, इसलिए मैंने आपको बोला था कि पूरा 2000 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाओ जिसमें कि आपको इतनी सारी चीज़ें डाल दो कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, है ना। और उसके बाद हम डायरेक्ट फिर डिलीवरी पे मिलते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस था ना, इस प्रोसेस को बोलते थे वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि एक ही बार में क्लाइंट ने सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर दिया है। ठीक है, वो सारे इन्फॉर्मेशन को आपने नोट डाउन किया है, उसके बाद आपने एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन किया है कंपनी के साथ में सामने वाली, और आपने बोला कि इस डेट पे हम ये चीज़ डिलीवर करेंगे। उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती थी दोनों को, क्लाइंट को भी और आपको भी,
जब आप 1 साल के बाद क्लाइंट के पास लेके जाते थे ना अपना आउटपुट, तो क्लाइंट समहाउ अनहैप्पी होता था, अरे यार ये तो मज़ा नहीं आया, मतलब सही से ये वाली चीज़ तो मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि यहाँ पे कुछ और हो, है ना, इधर कुछ और हो, होम स्क्रीन थोड़ा सा अजीब दिखे, ठीक है। तो उस समय क्लाइंट अपने आप को उतना सेटिस्फाई, मतलब सेटिस्फेक्शन क्लाइंट को होती नहीं थी, है ना। और आपके लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि आपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट में लिख रखा था कि अगर यहाँ पे कोई चेंजेस होंगे तो मैं उसको उस समय कर दूंगा विदाउट एनी मनी। तो आप क्या करते थे, पूरे 1 साल आपकी कंपनी ने अपने कुछ रिसोर्सेज के टाइम्स यूज़ किए, और यहाँ पर भी आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया है क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट हमेशा मॉडिफिकेशन कराएगा ही आपसे, ठीक है। इस सिचुएशन में दोनों का ना विन विन सिचुएशन नहीं होता था कभी भी। जब हम एजाइल मेथड में आए तो हमने क्या किया कि ये पूरे चीज़ को तोड़ दिया हमने, 1 साल को अलग अलग प्लेस में, है ना। उसके बाद फिर उसको भी तोड़ा छोटे छोटे प्लेस में, और यहाँ पर हर एक 15 दिन में हम बैठ के क्लाइंट के साथ में बात कर रहे हैं, उसको डेमो दे रहे हैं। एवरी 2 वीक्स में हम उसको डेमो दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये अभी हमने डेवलप कर दिया। अब जैसे ही हमने बोला कि हमने ये होम स्क्रीन डेवलप किया है और ये दोनों बटन्स हमने बनाए हैं, क्लाइंट ने यहाँ पर एंड ऑफ स्प्रिंट में अपना फीडबैक दे दिया कि नहीं यार ये वाला ना बटन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वाला बटन वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमें फीडबैक मिला, ठीक है, तो अब हम इम्प्रूवमेंट्स में भी लग गए, ठीक है। तो इस बार जो काम इंद्रजीत और सुचिता ने किया था, उन दोनों में से अब यही दोनों ने डिलीवरी की थी, तो इन दोनों को अब नया काम भी करना है और साथ साथ पुराने काम का इम्प्रूवमेंट भी करना है, क्योंकि इन्होंने ही किया है ये दोनों काम, ठीक है। तो इसके साथ में अब यहाँ पर जो CI और CD का मतलब ये हो गया, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। विन विन सिचुएशन ये हो गई कि क्लाइंट को भी हर एक 15 दिन में अपना उसको इजीली पता चल जा रहा है कि मैं क्या किस रास्ते पे जा रहा हूँ, करेक्ट पाथ है कि नहीं है, डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है। और यहाँ पर सुचिता और इंद्रजीत को भी ये है कि चलो ठीक है, एक दो एरर्स थे, तो एक दो एरर्स मान लो अगर सिर्फ कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, इन्होंने तुरंत से फटाक से कलर चेंज करके अगली बार में फिर डिलीवर कर दिया, ठीक है। बटन्स का ही तो कलर चेंज करना है, नेम ही तो चेंज करना है। तो ये उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ कि अगर ये सारा काम 1 साल के बाद इनको 100 काम एक साथ मिलता, है ना, तो वहाँ पर इनको दिक्कत होती। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। तो हमने एजाइल मेथड और वाटरफॉल मेथड ये देखा। उसके बाद हमने स्प्रिंट देखा कि स्प्रिंट में कैसे स्प्रिंट की प्लानिंग करते हैं और स्प्रिंट कैसे डिसाइड करते हैं। CI/CD का हमने बेसिक देखा कि CI/CD का प्रोसेस चलता कैसे, बेसिक प्रोसेस। एंड हमने देखा गिट, हमने बेसिकली पढ़ा SCM टूल। SCM क्या होता है, सोर्स कोड मैनेजमेंट, ठीक है। इतना हमने किया। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है, जो भी हमने अभी तक किया है उसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं अभी क्रॉस क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से। क्लियर है, राइट? ओके, परफेक्ट। ठीक है, मैं एक 5 मिनट के ब्रेक से आता हूँ, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम्म। 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 करेक्ट। तो हम्म। हम्म।
हम्म। ठीक है, परफेक्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक आर्किटेक्चर डायग्राम डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में, है ना। और फिर हम जब इंडिविजुअल चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हम किस चीज़ को कहाँ पर डाल रहे हैं, राइट। ठीक है, मैं अभी अपने पास देख लेता हूँ कि मेरे पास आर्किटेक्चर डायग्राम अवेलेबल है या नहीं है। नहीं होगा तो मैं क्रिएट करके फिर आप लोगों के साथ में उसको डिस्कस कर लूँगा। मुझे 5 मिनट का ब्रेक मैं ले रहा हूँ अभी, मैं 5 मिनट बाद आप लोगों के साथ कम बैक करता हूँ। एक सेकेंड, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास वो आर्किटेक्चर हो तो। नहीं तो मैं अभी फ़िलहाल पेंट में डिज़ाइन कर देता हूँ और उसके बाद मैं उसका एक प्रॉपर आर्किटेक्चर डायग्राम बना दूंगा। तो बेसिकली हमने जितना कुछ भी डॉक्यूमेंट में अपने कोर्स स्ट्रक्चर में देखा है वो हम कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं और कैसा दिखने वाला है, जस्ट फॉर यू गाइस टू इमेजिन। मैं एक छोटा सा आर्किटेक्चर डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। जो क्लाउड होगा वो हमारा AWS होगा, और इस क्लाउड पे जो भी सर्विसेज हम प्रोविज़न करेंगे उसके लिए हम जो टूल यूज़ करने वाले हैं वो हमारा टेराफॉर्म होगा। बाय यूजिंग टेराफॉर्म हम लोग क्या करेंगे, जितने भी रिसोर्सेस हमें प्रोविज़न करने हैं, चाहे वो EC2 हो, चाहे सिक्योरिटी ग्रुप हो, है ना, ये सारे रिसोर्सेस हम इसके थ्रू ही प्रोविज़न करेंगे। कोई से भी एक भी छोटा सा रिसोर्स भी होगा वो हम इसी के थ्रू प्रोविज़न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम टेराफॉर्म से हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि कैसे क्रिएट करना है। दूसरा, जब हमारा ये रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, हम एक जेनकिंस डालेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, है ना। और वो जेनकिंस ये होगा जिसमें कि कौन कौन से टूल इनेबल्ड होंगे। गिट होगा, उसके बाद अब जावा स्पेसिफिक कोड होगा तो हम यहाँ पर एक जावा एप्लीकेशन सर्वर डालेंगे और मेवन डालेंगे। मेवन एक टूल होता है जो क्या करता है, कोड को कंपाइल करता है, जावा की किसी भी कोड को। तो हम लोग बेसिकली मेवन टूल यूज़ करेंगे बिल्ड क्रिएट करने के लिए, कोड कंपाइल करने के लिए। ये हमारा पहला स्टेप होगा बिल्ड का, जो हम बिल्ड स्टेप लिखा हुआ था ना अभी हमने पीछे, उसमें मेवन यूज़ होगा कोड कंपाइल करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक यूनिट टेस्ट करेंगे। यूनिट टेस्ट कौन लिखता है, यूनिट टेस्ट डेवलपर लिखता है हर एवरी टाइम, है ना। तो इसको आप इस स्टेप को यूनिट टेस्ट या टेस्ट भी बोल सकते हो। इस स्टेप में क्या होता है, जे यूनिट डेवलपर एक फाइल लिखता है जिसमें कि कोड की क्वालिटी, है ना, कि कोड की क्या क्वालिटी है, एक कोई एक स्टैंडर्ड है या नहीं है, वो उसमें लिखता है। अगर वो पास हो गया तो ही हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है इस बिल्ड से, हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, वो जार होती है ना, जार। तो उस जार को हम क्या करते हैं, आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी, जहाँ पर कि आर्टिफैक्ट रिस्टोर किया जाता है। इस रिपोजिटरी को आप कुछ बहुत सारे आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी हैं मार्केट में अवेलेबल, चाहे आप S3 यूज़ कर सकते हो या फिर आप नेक्सस यूज़ कर सकते हो, है ना। तो हम लोग नेक्सस यूज़ करेंगे यहाँ पे टू स्टोर आर आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या हो गया, आर्टिफैक्ट्स का मतलब हो गया कि यहाँ से जो पहला वाला टास्क हुआ है, इस टास्क से जो भी आउटपुट आया है ना, चाहे वो जिप फाइल हुई या जार फाइल हुई, जो भी आउटपुट आया उस आउटपुट को हम आर्टिफैक्ट बोलते हैं और उसको एक किसी प्लेस में, है ना, किसी एक एप्लीकेशन के अंदर हम स्टोर कर देते हैं। अगर हम नेक्सस बोल रहे हैं तो नेक्सस भी एक स्टोरेज एप्लीकेशन ही है, ठीक है। वहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं, इसको इसलिए स्टोर कर रहे हैं कि अगर मैंने कुछ डिप्लॉय किया प्रोडक्शन पे और फिर वो नहीं चला, मुझे उस कोड को रिवर्ट करना पड़े, है ना, बैक करना पड़े,
तो मेरे पास वो बैकअप कोड होना चाहिए। अब यहाँ पर मान लो मैंने 4 बार यहाँ पर बिल्ड बनाया, है ना, वर्जन 1, वर्जन 2, 3, 4 ऐसे करके, और यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, 4 चारों अवेलेबल है। ठीक है। अब मान लो मैंने चौथा नंबर को डिप्लॉय कर दिया प्रोडक्शन पे फट गया चौथा नंबर, जाके नहीं चला, तो हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर जो है वो डिप्लॉय करना चाहेंगे, राइट, क्योंकि तीसरा नंबर उससे पहले वाला वर्जन तो स्टेबल था, है ना। अब जैसे मान लो एक आईफोन में iOS 11 लॉन्च हुआ है, मान लो जस्ट एग्जांपल, iOS 11 लॉन्च हुआ, आपको बोला गया कि iOS 11 आप अपने मोबाइल में अपडेट कर दो, डाउनलोड कर दो। ठीक है, आपने क्या किया, धड़ा से अपडेट कर दिया। अब उसमें कुछ बग आया कि आपकी कॉलिंग नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपको एक स्टेप पीछे जाके जहाँ पर जो चल रहा था एटलीस्ट वहाँ तो जाना चाहिए जहाँ चीज़ ऑलरेडी रनिंग थी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 11 के बदले पुराने 10 वाला वर्जन डाउनलोड करोगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि 11 में बग है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर आप क्या करोगे, स्टेबल वर्जन एक बैक हो जाओगे थर्ड नंबर पे, जो कि उसमें सब कुछ ठीक है। तो वो चीज़ें कहाँ स्टोर होनी चाहिए, क्योंकि 4 फाइलों की बात करें तो 4 डिफरेंट जिप फाइलें एज आर्टिफैक्ट स्टोर हो रही होगी। तो जहाँ हम स्टोर करते हैं उसको नेक्सस बोलते हैं। नेक्सस इज अ काइंड ऑफ external tool where you can store your artifacts like this। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या किया है कि इस आर्टिफैक्ट को उठाया और पहला लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट आपने डेव इन्वायरमेंट पे कर दिया। ठीक है, डेव लेवल पे आपने पहला लेवल डिप्लॉयमेंट किया, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट टेस्टेड आया, सब चीज़ सक्सेसफुल हुआ। तो ये कैसे देखोगे आपके यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपके पास मॉनिटरिंग टूल्स भी तो लगे थे 2। पहला तो जेनकिन में ही बता देगा बिल्ड सक्सेसफुल, वहाँ से आगे बढ़ोगे उसको चेक करने के लिए, तो वो आप कहाँ पे चेक करोगे, ELK EFK के ऊपर में जाके उसके लॉग्स देखोगे ना एप्लीकेशन के, क्या एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उस एप्लीकेशन की करंट स्टेटस आप यहाँ से उसके मॉनिटरिंग से देख सकते हो प्रोमेथियस ग्राफाना से। प्रोमेथियस ग्राफाना से उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो उस एप्लीकेशन की। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने जितनी चीज़ें अभी पढ़नी है उसको हम एक इस तरह से स्ट्रक्चर्ड में देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम जब एंड में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर चुके होंगे, है ना। और अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम उसको बता सकते हैं कि अगर बेसिकली आपसे वो पूछेगा कि आपका एप्लीकेशन का CI/CD बताओ, तो आप उसको एग्जैक्टली इस तरह की CI/CD बता सकते हो कि हाँ ठीक है, ये मेरा CI/CD का है प्रोसेस और हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है? ये पूछना था सर, जैसे हमारा एक स्टेप है ऑटोमेशन का, एंसिबल टेराफॉर्म यूज हो जाता है, हम्म तो जेंकिन यहाँ पे CI/CD के लिए यूज हो रहा है, इसके अल्टरनेट भी कुछ और है मार्केट में, या कुछ होता था कभी तो यूज होता था CI/CD में? इसके अल्टरनेट अगर जब जेनकिंस नहीं था ये बोल रहे हो, या फिर जेनकिंस के अलावा कोई और ऐसा टूल भी है जो ये सेम काम कर सकता है, ये पूछ रहे हो? मैं दोनों ही चीज पूछ ठीक है, देखो जब जेनकिंस नहीं था, है ना, तो अब तो हम लोग उसमें थे भी नहीं। मतलब अगर हम ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तब तो हम लोग सारा कुछ काम कैसे करते थे, या तो पावर सेल स्क्रिप्ट लिखते थे या लिनक्स में सेल स्क्रिप्ट लिखते थे, और बहुत सारे काम मैनुअली करते थे, है ना, किसी एक सर्वर पे बैठ के वो सारा काम करते थे मैनुअली। ठीक है, अब जब से मैच आया, सॉरी मैच बोल रहा हूँ क्या, जब से जेनकिन आया, है ना, तो जेनकिंस हमें थोड़ा सा ना एक इजी प्रोसेस दे दिया कि यार जो तुम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके सेल स्क्रिप्ट लिखते थे, इसको कॉल कराते थे उसको कॉल करते थे, है ना, स्टेप 1 में ये होना चाहिए, 2 में ये होना चाहिए, तो मैं ना तुम्हें एक टूल दे रहा हूँ जहाँ से कि तुम इजीली से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो।
पहला। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि इसके पैरेलल में और क्या क्या टूल हैं जो कि सेम काम करता है जेनकिंस जैसा ही। तो AWS का अपना टूल भी है, उसको बोलते हैं कोड पाइपलाइन। ये तो सर AWS हाँ, ये AWS का अपना टूल है जो कि सेम CI/CD का काम करता है, जैसे कि जेनकिंस भी CI/CD का काम करता है। तो इसी तरह ये भी एक टूल है जो कि CI/CD के लिए यूज़ होता है। इस ये कैसे करता है, ये दो इसके इंडिविजुअल एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली दो नहीं, चार इसके एप्लीकेशंस इंडिविजुअल स्टेप्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोसेस है, जिसमें कि कोड रिपो आता है, उसमें कहते हैं कोड कमिट, है ना, कोड बिल्ड, ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस करने का तरीका, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, है ना, ऐसे। तो अब ये जो कोड बिल्ड, कोड ये भी ये कुछ नहीं है, बस एक स्टेप्स है ना। ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि कोड कमिट में आपको लिखना पड़ेगा कि रिपोजिटरी कौन सी है। कोड बिल्ड में आपको सारे कमांड्स लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या कमांड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो टू कंपाइल योर कोड। कोड डिप्लॉय में भी आपको उसी तरह कमांड लिखने पड़ेंगे जहाँ पर कि आप कोड को डिप्लॉय करने के लिए क्या क्या कमांड यूज़ करोगे। तो यही है और कुछ भी नहीं। इसी तरह से और जो मार्केट में अवेलेबल टूल्स हैं, एक है सर्कल CI, सर्कल CI, है ना। दूसरा है बैम्बो, बैम्बो ये अटलांसा का अपना टूल है। तो ऐसे एक और है गिट लैब, CI/CD। लेकिन हर एक को जानना जरूरी नहीं है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आपको कोई एक भी जानने से आपका काम चल जाएगा। आइदर यू कैन गो विद द AWS, GCP, अलीबाबा, एज्योर, किसी के साथ में भी। हाँ, इसमें एक और नाम जो बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में ट्रेंड कर रहा है वो है एज्योर डेवऑप्स। एज्योर डेवऑप्स, तो ये ना एक काइंड ऑफ बोनस मैं आप लोगों के लिए दे दूंगा, क्योंकि मैं अभी इस पे किसी के साथ काम कर रहा हूँ एज्योर डेवऑप्स पे। तो एंड में मैं आप लोगों को एक एज्योर डेवऑप्स का, एज्योर डेवऑप्स इंटीग्रेशन विथ AWS। सर ये एज्योर तो वैसे माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है ना। हाँ, एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है। एज्योर डेवऑप्स जो है वो उनका CI/CD टूल है, जो कि प्योरली डेवऑप्स टूल है। वहाँ से आप कोई से भी एप्लीकेशंस किसी भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे कि आप जेनकिंस से कोई भी एप्लीकेशन किसी भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिप्लॉय कर सकते हो सिमिलरली। तो हम लास्ट में ना एक इसको भी पढ़ेंगे, एज्योर डेवऑप्स को, क्योंकि अभी मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, तो एज्योर डेवऑप्स मैं आप लोगों को ये वाला एक एक्स्ट्रा डिलीवर करूँ, तो थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आप चलोगे। इस आर्किटेक्चर डायग्राम में किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है? नहीं है? परफेक्ट है। तब मैं एक आर्किटेक्चर डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और सिर्फ आर्किटेक्चर डायग्राम नहीं, जैसा सुचिता ने बोला उस वैसे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट काइंड ऑफ आप लोगों को एक प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा। जैसा कि यहाँ पे बनाया हुआ है, हम्म जैसा मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है ना, तो ऐसा एक प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर डायग्राम, और उसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पर हमने मैंने लिख रखा है कि एक प्रोजेक्ट 1 है, एंड प्रोजेक्ट 1 इज लाइक दिस, कि एक प्रोडक्ट लीड है, वो ही वांट्स टू
deploy his application on AWS and he wants these all tools to be integrated with each other for his application. ठीक है, तो ऐसा मैं एक आर्किटेक्चर डायग्राम के साथ में एप्लीकेशन डायग्राम भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें कि CI/CD इंक्लूड होगा, सो दैट whenever you guys are going to sit in front of interviewer, at least you can say some story कि मेरे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऐसा था और ये हमारा CI/CD था उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे. ठीक है, तो आई गेस सुचिता यू आर लुकिंग फॉर सेम, राइट? हेलो, ओके, करेक्ट. ठीक है, तो पहले मैं ये एक आर्किटेक्चर डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास में और हम उसी के हिसाब से वो टूल्स करना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग उसको इजीली समझ पाओगे. बेसिकली वहाँ से आपको इमेजिन करने में थोड़ा आसान होगा चीज़ों को ना, कि कहाँ पर कौन सी चीज़ इंटीग्रेट हो रही है. ठीक है, अच्छा, एक लास्ट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में, एप्लीकेशन और वेब सर्वर, जो कि हमने शुरुआत में बोला था कि हम ये डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली वेब सर्वर जो होता है, जैसा उसका नाम है वेब सर्वर, है ना, तो हमने शायद ये डिस्कस किया था ऐसा मुझे लग रहा है, बट लेट्स डिस्कस. कोई भी एप्लीकेशन जो होती है ना, किसी भी तरह की एप्लीकेशन, वो या तो 3 टियर होती है ना, या फिर 2 टियर होती है. 3 टियर जो एप्लीकेशन होगी उसका कैसे होगा फ्लो चार्ट, वो देखते हैं. सबसे पहले वेब ट्रैफिक होगा, है ना. वेब ट्रैफिक का मतलब ही हो गया 80 पोर्ट. ठीक है, फिर होगा एप्लीकेशन सर्वर, ये कोई भी पोर्ट हो सकता है. मैं यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए 8080 रख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है समझने में, बट ये कोई भी हो सकता है एप्लीकेशन सर्वर. और तीसरा होता है DB. अब इसको देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और ढंग से. अगर कोई वेबसाइट है ना, मान लो फेसबुक है. फेसबुक पे जब आप लॉगिन करते हो, ठीक है, तो पहला जो आप ब्राउज़र पे आपका खुलता है ना, फेसबुक जो आपको दिखा रहा है सब कुछ, ये वेब सर्वर हो गया जो कि आपको चीज़ें दिखा रहा है सामने में, है ना. आपने यहाँ लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद जैसे ही आपने लॉगिन किया तो इसने क्या किया, सबसे पहले इस पूरे वे को फॉलो किया. आपका लॉगिन क्रेडेंशियल लेके यहाँ से गया, वो यहाँ से उठाया, आपने इनपुट तो यहीं पे दिया था 80 पोर्ट पे, यहाँ से उठाया उसने एप्लीकेशन, जो लॉगिन वाली कोई एप्लीकेशन होगी, है ना, जो बटन है ना, बटन के पीछे कोई एप्लीकेशन काम करती है, उसके पीछे में जब जैसे वो लॉगिन में आपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, वो इस डिटेल को लेके गया DB के पास. अपने डाटाबेस में उसने वेरीफाई किया कि हाँ यार रोशन नाम का कोई यूज़र है क्या, देखा हाँ ठीक है, मैच हो गया. अब सेम जो तरीके से आया था उसी TCP कनेक्शन के ऊपर में उसने रिक्वेस्ट को रिटर्न किया कि हाँ ठीक है, वेरीफाइड. इसको यहाँ से यहाँ गया वेरीफाइड, और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन दिख जाता है. यहाँ पे पूरा का पूरा होम स्क्रीन आपको दिख जाता है. ठीक है, अब आप कुछ यहाँ पर मान लो, अब आपने क्या किया ना कि अपना फोटो अपलोड किया. ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर जाएगा और यहाँ पे जाके DB में स्टोर कर देगा. फिर जब आप कभी इस फोटो को कॉल करोगे, है ना, मान लो आप 2 साल बाद इस पिक को कॉल करते हो, तो यहाँ पर जब आप कॉल कर रहे हो तो इसी वे से ये आके आपको दिखा देगा. तो इस तरह के जो एप्लीकेशन होती है ना, उसको बोलते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर, जहाँ पर कि एक वेब सर्वर होता है, एक एप्लीकेशन और एक DB होता है. तो वेब सर्वर में 2 वेब सर्वर्स होते हैं जो यूनिवर्सल हैं. एक होता है अपाची, है ना, और दूसरा होता है एनजिनिक्स. ये 2 वेब सर्वर है. ठीक है, और इसको आप HTTP भी बोल सकते हो.
डायरेक्टली। क्यों बोलते हैं HTTP? क्योंकि ये 80 पोर्ट पे खुलते हैं दोनों। अब आते हैं एप्लीकेशन सर्वर्स। एप्लीकेशन सर्वर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एप्लीकेशन सर्वर डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर में कि कौन सा एप्लीकेशन है। जैसे कोई वेबसाइट अगर PHP में लिखी हुई है, लैंग्वेज है उसका PHP, ठीक है, तो PHP चलाने के लिए PHP इंस्टॉल होना ज़रूरी है ना। तो आप यहाँ पर PHP एप्लीकेशन सर्वर आप इसको इंस्टॉल करोगे। अब कोई जावा एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट जावा में लिखी हुई है, तो इसको चलाने के लिए जावा एप्लीकेशन सर्वर चाहिए, राइट। जावा एप्लीकेशन सर्वर कौन सी हो गई? टॉमकेट हो गया। सिमिलरली अब अगर विंडोज़ की बात करें तो अगर कोई वेबसाइट .NET में लिखी हुई है तो आपको .NET एप्लीकेशन सर्वर अपने सर्वर पे डालना पड़ेगा। ये ऐसा ही है जैसे कि हम विंडोज़ में अगर मुझे नोटपैड प्लस प्लस चलाना है तो मुझे नोटपैड प्लस प्लस की MSI वो डालनी पड़ेगी, है ना। सिमिलरली यहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशन, इंडिविजुअल लैंग्वेज वाले कोई प्रोग्राम चलानी है तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो आपको डालना पड़ेगा ना कि किस पे चलेगी ये प्रोग्राम, ठीक है। तो उसी को एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं, जहाँ पर कि वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा। इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है? यार इसके लिए भी .NET डालना पड़ता है और IIS सर्वर होता है जो इसके लिए वेब सर्वर यूज करते हैं। जावा के लिए होती है टॉमकेट, इसी तरह पाइथन के लिए उसका अपना एक होता है Django, है ना। तो ये बेसिकली इनके अपने अपने एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं, उसी पे वो कोड एग्जीक्यूट होगा। अब .NET का कोड आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि लिनक्स का कोई एप्लीकेशन मैं इंस्टॉल कर दूं विंडोज़ पे तो वो चलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर मुझे विंडोज़ पे चलानी है तो मुझे विंडोज़ का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको रिलीवेंट एप्लीकेशन चलानी है तो रिलीवेंट सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, बस। करेक्ट। वेब लॉजिक भी है जावा के लिए। इसमें कोई इशू नहीं है, राइट। मतलब हमने यहाँ तक समझ लिया है ना। अब 2 टियर एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो 2 टियर जो एप्लीकेशन होता है, जैसा कि अभी लास्ट टाइम हमने देखा था S3 बकेट में स्टैटिक वेबसाइट। हाँ। हम्म, हम्म। ऐसा नहीं है, कंसोल तो होता है इनका भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से मैनेज करते हैं। देखो वेब लॉजिक और वेब स्पेस जो हैं वो एक तरह का, वो उस तरह का सॉफ्टवेयर है, उसको क्या बोलते हैं, CRM काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर में भी यूज हो जाता है वेब लॉजिक और वो, है ना। जहाँ पर कि और वो लाइसेंस्ड वगैरह भी होते हैं, उनका एडोबी का अपना प्रोडक्ट है ना वेब लॉजिक, तो आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन टॉमकेट भी आपको उस तरह का कंसोल देगा, लेकिन आप वहाँ से मोस्टली उसको यूज़ नहीं करते हो। आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट वहाँ से आप उसको यूज़ नहीं करते हो। आप क्या करते हो कि सर्वर्स पे डायरेक्ट ही जाके कमांड लाइन से आप उसको यूज़ करते हो। आप जैसे वेब लॉजिक को भी तो आप कमांड लाइन से यूज़ कर सकते हो ना, कोई फाइल को कॉपी करना इधर से उधर, कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर टॉमकेट में कमांड लाइन से भी कर सकते हो। जब हम 2 लेयर एप्लीकेशन की बात करेंगे ना, अभी हमने पहले बात किया था 3 लेयर एप्लीकेशन की, 3 टियर या 3 लेयर यू कैन से। जब हम 2 लेयर्स की बात करेंगे तो वहां पे ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। मतलब जो हमारा फ्रंट एंड होगा, एक फ्रंट एंड होगा और एक होगा वेब। यहां से डीबी हट जाएगा, है ना। या तो आप डीबी हट
आपकी एप्लीकेशन ऐसे ही है जो कि स्टैटिक वेबसाइट है, तो आप वहाँ पे डीवी यूज़ नहीं कर रहे हो, आपको डाटाबेस की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो कि एक एप्लीकेशन सर्वर जो है टॉमकेट, डायरेक्ट टॉमकेट के साथ में ही डीवी को कनेक्ट कर रहे हो और यहीं से ही आप ब्राउज़र पे एक्सेस भी करा रहे हो लोगों को। ठीक है, तो एक लेयर इसमें से हट जाएगा। बट जनरली ऐसा होता नहीं है कि आप डायरेक्ट टॉमकेट को डीवी के साथ में कनेक्ट कराओगे और एप्लीकेशंस को ब्राउज़र पे दिखाओगे। ऑलवेज यू आर गोइंग टू यूज़ सम लोड बैलेंसर और सम वेब सर्वर। ठीक है, तो इसीलिए टू लेयर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हमेशा स्टैटिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है। स्टैटिक एप्लीकेशन कौन सी होगी? जहाँ पर कि डीवी इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, इसमें डीवी इन्वॉल्व नहीं है ना। यहाँ पर एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड होगा बस। फ्रंट एंड का मतलब हो गया जहाँ पर कि कोई फाइल है जहाँ से ये कंटेंट उठ के आ रहा है, सॉरी बैक एंड में जहाँ पर ये फाइल स्टोर हो रही है, जहाँ से उठ के आ रहा है। और फ्रंट एंड हो गया जो इसको दिखा रहा है ब्राउज़र के ऊपर में। बस इतना ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? टू लेयर एप्लीकेशन और टू टियर एप्लीकेशन। ठीक है, तो अपने को पता चल गया टू टियर और थ्री टियर में क्या होगा। टू टियर स्टैटिक होगा और थ्री टियर डायनेमिक होगा। डायनेमिक क्यों होगा? जब भी डीवी इन्वॉल्व होगा कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन के साथ में, तो वो डायनेमिक होगा। कैसे इसको डायनेमिक बोल सकते हैं? हाँ जी। S3 बकेट के साथ हम जो भी होस्ट करते हैं वेबसाइट वो टू टायर ही होगा ना। हाँ, और वो स्टैटिक ही होगा। हाँ वो स्टैटिक ही रहता वो डायनेमिक नहीं होगा। डायनेमिक कब होगा? जब डीवी इन्वॉल्व होगा तो डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है, डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? डायनेमिक का मतलब हो गया कि आप वहां पर चीज़ें चेंज कर सकते हो। बेसिकली वेबसाइट के ऊपर में चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक फेसबुक या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, मान लो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, तो आप वहाँ पे देखते हो कि जो शूज़ है ना, पूमा की शूज़ है अगर, तो वो अभी 4 दिन के लिए थी। अब वहाँ पर पहले वाइट कलर की शूज़ थी, तो अब वो ग्रीन कलर की शूज़ आ गई। फिर वहाँ पर आप चीज़ें डीवी से इंटरेक्ट होता है। बेसिकली डीवी डायनेमिक का मतलब ये हो गया कि वो डीवी से इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप ना, बोलता है ना फिल्टर लगाओ। ठीक है, फिल्टर लगाओ, फिल्टर लगा के देखो कि वुमेन का शूज़ चाहिए या मेन का शूज़ चाहिए, कलर का लगाओ, साइज़ का लगाओ, है ना, कंट्री का लगाओ, पिन कोड डालो, तो एक इंडिविजुअल फिल्टर मिलेगा। फिर हम पर्टिकुलर शूज़ आपको दिखाएंगे। तो वो जब आप फिल्टर लगा रहे हो तो इसका मतलब ये हो कि आपने एक एसक्यूएल की क्वेरी को फायर कर रहे हो डीबी के ऊपर में, और वहां से वो कंटेंट उठा के वो दिखा देगा आपको कि हाँ भाई आपने ये 4 जूते पसंद किए हैं, ये प्राइस टैग में ये जूते मिलेंगे। लेकिन अब स्टैटिक में, जब ये अब मैं स्टैटिक वेबसाइट पे हूँ, ये मेरी स्टैटिक वेबसाइट है, यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगा सकता मैं, है ना। यहाँ पे जो कंटेंट है वही दिखेगा आपको, इसके अलावा कोई फिल्टर नहीं चलेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जब आप इस इमेज को क्लिक करोगे तो इंडिविजुअल चीज़ें निकल के आपको दिख जाएंगे कि हाँ ये ऐसे है, वैसे वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस तरह की वेबसाइट है? ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। और जो अभी हमने डिस्कस किया वो डायनेमिक वेबसाइट है। तो यही डिफरेंस होता है स्टैटिक और डायनेमिक में। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है यहाँ पे? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा, और इस बार हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा करने वाले हैं क्योंकि आप लोग मुझे एक्सप्लेन करोगे AWS की टॉपिक्स और डेवॉप्स की जो बेसिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं उसको। ये दोनों हम लोग करने वाले हैं टेस्ट। ठीक है, और थोड़ा सीरियसली होके करेंगे क्योंकि अब हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो जितना आपको पता है क्लाउड के बारे में, जितना भी आपको समझ में आया है अभी तक, जितना भी प्रैक्टिस किया आपने, आप मुझे बता देना कि मेरे पास ये 3 या ये 4 सर्विसेज के बारे में आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं सिर्फ उसी 3 या 4 सर्विसेज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ठीक है, जैसे कि आप अपने रिज्यूम में लिख के जाते हो कि मुझे ये 6 चीज़ें आती हैं, तो आपका इंटरव्यूअर आपसे वही 6 चीज़ पूछता है। सिमिलरली आप ये भी समझ के चलना कि बस इतना ही पूछा जाएगा। तो इसलिए अगर आप मुझे 3 चीज़ बता रहे हो या 2 चीज़ बता रहे हो, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप उस 2 चीज़ बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, उसके सारी बेसिक्स आप जानते हो। ठीक है। है। एक क्वेश्चन था सर हाँ S3 जी। का। हाँ जी। S3 में सर ये क्वेश्चन था कि एक 20 GB की फाइल है, हम्म।
उसको हम अपलोड कर रहे हैं बट वो नहीं हो रही है। हम्म तो उसका क्या रीजन होना चाहिए? मतलब एक क्वेश्चन मैं वैसे ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ रहा था तो उसमें था, हम्म इसका क्या आंसर होना चाहिए, मतलब यार क्यों उसको नहीं ना हो पा पार्शियल अपलोड कर लो आप अपलोड कैसे कर रहे हो? रहा? एक 20 GB का पूरा बकेट। हाँ तो उसको ना ए डब्ल्यू एस सी एल आई के थ्रू आप ए डब्ल्यू एस एस थ्री सिंक करके कमांड होती है, SYNC सिंक, ठीक है। और सिंक -R कर लो तो परमिशंस के साथ में ये यहाँ से फाइल उठाएगा। मतलब मैं लिख देता हूँ local_path, ठीक है, यहाँ से उठाएगा। और S3 ये देन बकेट, डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा मुझे। हाँ हाँ हाँ, बकेट नेम यहाँ पे डाल दो। तो ये बेसिकली सिंक क्या करेगा ना कि आपकी सारी फाइलों को, लोकल की सारी फाइलों को ऊपर डाल देगा। अगर आपको कोई फाइल कॉपी करनी है इंडिविजुअल तो हम्म, यू कैन से लाइक AWS S3 CP और उसके बाद सेम कमांड, तो ये कॉपी करेगा यहाँ से यहाँ। लेकिन जब ये चलेगा तो इससे चलने से पहले AWS CLI कॉन्फ़िगर होनी चाहिए हमारे लैपटॉप में या फिर कहीं पर भी AWS CLI आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। अच्छा AWS CLI हमें आना चाहिए कोई हाँ भी? बिल्कुल, वो तो कमांड्स है तो उसमें तो आनी चाहिए ना, वो ज़्यादा आसान कर देगी आपकी लाइफ को। ठीक। वैसे सर इसका जो आपने आंसर बताया है, आपने CLI के थ्रू बताया है, हम्म उसमें आंसर लिखा था कि जो आपका डेटा है उसको पार्टीशन कर दो 5-5 GB का, देन अपलोड कर दो। सो ऐसा कुछ पार्ट देखो आप, बेसिकली होता क्या है ना कि GUI से ना आप कभी 50 GB या 30-40 GB का फाइल्स अपलोड करते नहीं हो जनरली, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करते हो कि आप कमांड लाइन्स के थ्रू या फिर कोड के थ्रू करते हो, जो रियल टाइम में होता है ना। अब अगर मान लो GUI के थ्रू करना ही है तो फिर आपको उस डाटा को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार में इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर वो 5 GB के ऊपर का डाटा है तो वो क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा और एक TCP लेयर के ऊपर में डाटा भेजना स्टार्ट करेगा। अगर उस बीच में आपका ट्रैफिक कुछ हो गया, नेटवर्क डाइवर्ट हो गया, कुछ भी हो गया तो वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या बोलता है कि तुम ना 5-5 GB के या छोटे छोटे पैकेट्स में डाटा को तोड़ के ऊपर डाल दो। तो बेसिकली तोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसको 4 अलग अलग जिप फाइल में तोड़ दें, ठीक है। तो उसको GUI से भेजने का एक तरीका ये है कि आप उसको क्या तो बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रही है, उसको डाटा को तोड़ने को कुछ बोलते हैं। एक टूल आती है S3 ब्राउज़र, समझे। अगर आप GUI से ऑपरेट करना चाहते हो, कमांड लाइन से ऑपरेट नहीं करना चाहते हो, तो एक टूल आती है AWS में, उसको बोलते हैं S3 ब्राउज़र। S3 ब्राउज़र आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी जैसे कोई टूल, अगर आपने WinSCP या कोई ऐसा टूल यूज़ किया होगा कभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डाटा को अपलोड कर रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से बड़े बड़े साइज़ का डाटा भी अपलोड कर सकते हो इस टूल के थ्रू। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में तो आप बता सकते हो कि ये पॉसिबल नहीं है एक साथ में बहुत बड़ा डाटा को भेजने के लिए, तो हम इस डाटा को ब्रेक कर देंगे साइज़ में। और यूजिंग, अगर हमें ब्राउज़र से भेजना है तो हम किसी टूल के थ्रू अपलोड कर देंगे, और नहीं तो फिर हम AWS CLI के थ्रू ये कमांड बता देना और फिर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आप यूज़ करना है कि आप कमांड्स के थ्रू अपलोड करो फाइल को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी है और वो कम समय में अपलोड भी हो जाएगा। जितना समय आपको, अगर मान लो आधा घंटा लगेगा 30 GB को फाइल को अपलोड करने में, तो उसमें बस मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगे। ठीक है सर, थैंक हाँ, एक बार ट्राई करके देखना वैसे S3 ब्राउज़र आप लोग सारे को। हम्म। मैं समझा नहीं। हम्म हम्म। ओके ओके, S3 की बात कर रहे हो आप, राइट? हम्म। तो हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया आपकी बात।
बेसिकली मैं भी यही बात कर रहा था कि अगर 30 GB की एक फाइल है तो आप अगर उसको 6 GB में तोड़ दिया आपने, ठीक है, तो वहाँ पर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना हमें कि यार कुछ कंटेंट यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? मतलब हमें तो पता चल रहा है, लेकिन एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि 6 6 GB यहाँ है, 6 GB यहाँ है, ठीक है। तो ये अब इसीलिए मैंने बोला था आपको कि AWS S3 CP या फिर AWS CLI की कमांड यूज़ करो, जहाँ पर कि ये काम वो ऑटोमेटिकली करेगा। और ब्राउज़र के ऊपर में भी ये काम ऑटोमेटिकली होगा, आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा फिजिकली। 6 6 GB की 5 फाइलें बनाई, ऐसा नहीं करना पड़ेगा इसको। ब्राउज़र के ऊपर में भी अपलोड करने के लिए तरीका है, मतलब मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा है, एक बटन है जहाँ से कि आप ये इसको अपलोड कर सकते हो, है ना। टुकड़े टुकड़े में ये खुद ब खुद अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहाँ पर जा कर के वो एक ही फोल्डर के अंदर ही दिखेगा वो फाइल। लेकिन मैं मोस्टली कमांड लाइन यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको कमांड लाइन के बारे में बता सकता हूँ कि AWS S3 सिंक कमांड होती है, ठीक है। ये आपके फाइल्स को अपलोड कर देगी फ्रॉम लोकल टू, अब ये कितनी भी बड़ी फाइल क्यों ना हो, ये यहाँ से वहाँ डाल देगी। और CP कमांड भी होती है। CP कमांड क्या करेगा? सिंक कमांड, जो सिंक बेसिकली कमांड होती है ना, कि किसी भी चीज़ को सिंक कर दो यहाँ से वहाँ, ठीक है। और CP कमांड होती है कॉपी कर दो। तो सिंक में क्या चीज़ें चली जाती हैं? सिंक में पूरा का पूरा फोल्डर सिंक हो जाएगा। यहाँ से अगर जो चीज़ें यहाँ मेरे लोकल में हैं वही चीज़ें S3 में भी चली जाएंगी। CP में भी सेम काम होगा, लेकिन सिंक में परमिशंस भी चली जाएंगी, है ना। सेम परमिशंस चली जाएंगी, और कोई डॉट फाइल है तो वो भी चली जाएगी। लेकिन CP में ऐसा नहीं होगा, CP में इंडिविजुअल फाइल फोल्डर जाएगा। यही डिफरेंस होती है सिंक और CP में। तो आप लोग ज़्यादातर कमांड लाइन यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा आसान है। फिर वो ब्राउज़र पे यूज़ करने से ज़्यादा आसान है ये। और जो मैं टेस्ट लूँगा आप लोगों का, वो कमांड लाइन भी उसमें इंक्लूड होगा, तो ये चीज़ थोड़ा सा ना देख लेना आप लोग। आप लोगों को पता है ना AWS प्रोफाइल कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है? क्योंकि हमने शायद किया है ये। AWS CLI इंस्टॉलेशन एंड प्रोफाइल क्रिएशन, ये करोगे आप लोग, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी की क्लास